हाँ जी, लास्ट वाला जो फिजिकल डिवीजन अपना अरावली वाला पार्ट, जिसमें लास्ट वाली क्लास में अपन ने कुछ तो प्लेट्यूज हैं जिनके बारे में आपको लिखवाया था। उसके बाद में पर्वतों के बीच में पाए जाने वाले जो पासेज या दरे हैं, जो कि अरावली में किस नाम से, नाल, सर्वाधिक के जिले में राजसमंद। नाल को लेकर वैसे भी अपने सीमी जिले हैं जो फेमस हैं, जैसे राजसमंद, उदयपुर, पाली और अजमेर। तो आंसर तो अपने को ऑलरेडी पहले से ही पता है कि चार में से ही आएगा। केवड़ा की नाल है तो उदयपुर, हाथी है तो, और हाथी गुड़ेगा तब, राजसमंद हल्दी घाटी बाके कौन आई, तो कमली, राजसमंद, गोरम घाट, राजसमंद और पगलिया की नाल राजसमंद, जो कनेक्टिविटी देती है मेवाड़ से और मारवाड़। फिर मारवाड़ पाली से वापस चार भुजानाथ देसुरी, और पाली से अजमेर, बर ब्यावर पहुंचेंगे, बर से, और ब्यावर में जाके परवारिया नाल और सूरा नाल और सोमेश्वर नाल राजसमंद। मेवाड़ के राजा किसको मानते थे? भगवान शिव को। तो उसी से एक शब्द याद रखना, सोम। सोम यानी सोमवार से। तो सोमेश्वर नाल राजसमंद की ओर, और ढेबर नाल उस झील से भी जुड़ा हुआ शब्द है, जयसमंद। जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? ढेबर लेक। फुलवारी की नाल उदयपुर, जो एक नाल भी है और अपने आप में एक सेंचुरी अभ्यारण्य भी आएगा, जहां से तीन नदियां, सोम, मानसी और वाकल, ये तीन नदियां वहां से फ्लो करती हैं, बहती हैं। तो लास्ट में ये करके, और लास्ट में अरावली की सर्वोच्च 15-16 ऊंची चोटियां, जिसमें गुरु से, दिल से जरा आस 5, फिर कुंभा, रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर, खो में 7 बोली, सा और तय अलग अलग आएंगे, 7 बोली, रोज बोली। लास्ट वाला शब्द साइलेंट था, बाकी लगभग सबके मीनिंग निकल जाएंगे। यानी उनको पढ़ोगे, एक दो बार रीडिंग करोगे तो लगभग वैसी ट्रिक्स हैं, जैसे कि शब्द हैं वैसी ही ट्रिक्स यूज की है। वो कंप्लीट होने के बाद में आपको बताया था कि अरावली की इन 15-16 ऊंची चोटियों में सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही में है, जबकि अरावली का एरिया सर्वाधिक उदयपुर है। और अरावली की मिनिमम हाइट और मिनिमम एरिया दोनों में मिनिमम में आंसर एक ही रहेगा, अजमेर। उसके बाद में स्टार्ट किया था अपन ने इंपोर्टेंस ऑफ अरावली, अरावली का महत्व। अरावली के महत्व में सिर्फ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है वो इंडिकेट करवाया था कि अरावली है वह मरुस्थलीकरण को रोकती है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था कि अरावली के अंदर, अब अरावली अपने आप में एक माउंटेन और पर्वत है, और पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहां एक तो पॉपुलेशन या जनसंख्या कम रहती है। राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश थे, उन चारों में सबसे कम जनसंख्या, सबसे ऊपर वाले हाइट अरावली 10%, हार्ड होती है 11, मैदान 39 और डेजर्ट 40। तो जनसंख्या कम है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये वनस्पति वगैरह ये अधिक होती है। यानी जहां हम नहीं है वहां प्रकृति ठीक है। तो वेजिटेशन या वनस्पति अच्छी होने के कारण यहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? अरावली में बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता अधिक होने का कारण क्या है? यहाँ वनस्पति अधिक है। तो जीवों की प्रजातियां उस क्षेत्र में अधिक होती हैं जहां वनस्पति अधिक होती है। फिर ये हो गया बायोडाइवर्सिटी को लेके पॉइंट। फिर अरावली का जो निर्माण है उसकी तुलना की जाती है भारत में, कर्नाटक में एक जगह आती है धारवाड़। धारवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, और इस धारवाड़ वाले एरिया के अंदर पाए जाते हैं मेटालिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। इस कारण भारत में जहां पे भी धात्विक खनिज, क्योंकि धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिजों का भंडारण अत्यधिक है, इस कारण इंडिया में जहां पे भी धात्विक या मेटालिक मिनरल्स निकलते हैं तो उन चट्टानों को हम कहते हैं धारवाड़ रॉक्स। तो अपने अरावली की जो चट्टाने हैं धारवाड़ रॉक्स होते हैं, इग्निस रॉक्स, आग्नेय चट्टाने। चट्टान तो वैसे मेन तरीके से तीन ही होती हैं, एक इग्निस रॉक्स आग्नेय, और आग्नेय के बाद में जो सेडिमेंट्स बनते हैं सेडिमेंट्री, और इन दोनों से जो चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित या कायांतरित। यानी चाहे आग्नेय चट्टान हो चाहे अवसादी चट्टान, वो अपने रूप में या काया में चेंज करती हैं, तो कायांतरित या रूप में चेंज करने के कारण रूपांतरित। तो कायांतरित या रूपांतरित का मीनिंग एक ही है। तो चट्टाने तो वैसे मेन तीन ही होती हैं, बाकी अन्य चट्टाने अपन नाम दे देते हैं, जैसे धारवाड़, तो धारवाड़ इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल है आग्नेय का। और आग्नेय चट्टाने किसके लिए फेमस होती है? मेटल के लिए, मेटल्स या धातुओं के लिए। तो इसका मीनिंग धारवाड़ चट्टाने अगर देखी जाए तो ये आग्नेय चट्टाने ही होती है।
तो अरावली का निर्माण भी वैसे इग्निस रॉक से हुआ है, आग्नेय चट्टान। तो इनमें भी वैसे ही मेटल्स या धातु अधिक पाए जाते हैं जैसे कि धारवाड़ में। इस कारण मेटल्स के कारण अपने अरावली की जो तुलना हुई है वो कौन सी चट्टानों से हुई है? धारवाड़ चट्टानों से, यानी इग्निस रॉक से। तो अरावली का इंपोर्टेंस जैव विविधता को लेकर तो है, मेटल्स या धातुओं को लेकर भी है। खनिज अधिक पाए जाते हैं, मेटल्स अधिक है, और धात्विक खनिज अधिक पाए जाने के कारण अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से माना गया है, धारवाड़ सीरीज रॉक से माना गया है। धारवाड़ सीरीज यानी जो कर्नाटक में पाई जाती है। तो इसमें अगली विशेषताओं में अगले पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर सेकंड। एक लिखवा दिया था ना, मरुस्थलीकरण को रोकती, अरावली प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन, उसके बाद सेकंड लिखिएगा, अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन अरावली रीजन, या राजस्थान के सेंस में लिख रहे हैं अपन वैसे। अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन अरावली रीजन। अब अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें वनस्पति अधिक, जहां वन अधिक होंगे वहां वन्य जीव भी अधिक होंगे, इसका मीनिंग बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी वहां। तो अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक होती है। बिकॉज वेजिटेशन इज मोस्टली फाउंड हियर। यहाँ जैवता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक होती है। बिकॉज मैक्सिमम वेजिटेशन इज फाउंड हियर, या मैक्सिमम वेजिटेशन इज फाउंड इन अरावली रीजन। तो इसका मीनिंग बायोडाइवर्सिटी और जैवता, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी और वनस्पति एक दूसरे से कोरिलेवेंट है। तो एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए कि अरावली में जैवता अधिक है, उसके नीचे उसका कोज या कारण ये दिया रहे क्योंकि अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। तो इसका मीनिंग स्टेटमेंट तो ये दोनों ठीक है, लेकिन दूसरा उसका कारण नहीं है कि धारवाड़ चट्टानों से बने होने के कारण जरूरी नहीं है कि वहां जैवता अधिक होगी। तो इसका मीनिंग उसका कारण यह है क्योंकि यहाँ वनस्पति अधिक है। तो जहां वेजिटेशन अधिक होती है वहां बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। तो इसका मीनिंग एक कथन और कारण वाले स्टेटमेंट और कोज वाले स्टेटमेंट में दोनों दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट है, धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। उसका कारण ये दिया रहे क्योंकि ये भारत के पश्चिम में स्थित है। तो भारत के पश्चिम में या पूर्व में होना धात्विक खनिजों का कारण नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग उसका कारण क्या है? उसका कारण है धारवाड़ चट्टानों से, यानी इग्निस रॉक से बनी हुई है, आग्नेय चट्टानों से। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें नॉन मेटल अधिक होते हैं, धात्विक, जबकि इग्निस रॉक्स या धारवाड़ जो रॉक्स होते हैं उसमें मेटल्स अधिक होते हैं, धातु अधिक होते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड में लिखो, अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन अरावली। अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। बिकॉज अरावली इज फॉर्म्ड बाई धारवाड़ रॉक्स। अरावली में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। बिकॉज अरावली इज फॉर्म्ड बाई धारवाड़ रॉक्स। तो इसमें दोनों शब्द जो धा और धा वाले हैं अंडरलाइन कर दो। धातु हैं, कारण धारवाड़ चट्टानों से बनी। तो यहाँ धा धा वाला मैच लेके चलना, हिंदी वाले तो, इंग्लिश में तो मेटालिक और धारवाड़ हो जाएगा। तो इसका मीनिंग धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है क्योंकि धारवाड़ चट्टानों से बनी है। तो इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर देना, ये एक दूसरे से कोरिलेवेंट है। क्योंकि जहां धारवाड़ रॉक्स होंगे वहां तय है वहां क्या मिलेंगे? मेटल या धातु मिलेंगे वहां। इसके कुछ एग्जांपल्स में जैसे अरावली है, अरावली का जो ऊपर वाला बेल्ट है ये तांबे के लिए फेमस है, कॉपर के लिए। कॉपर से जुड़ा हुआ जो पार्ट है यह है आयरन और लोहा। इसे नीचे की ओर आओगे, उदयपुर, आसमंद, भीलवाड़ा, ये वाला है अपने लेड, जिंक एंड सिल्वर।
जिसमें ये दो तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़वा खनिज सीसा जस्ता, सीसा जस्ता और सिल्वर भी इन्हीं के साथ निकलती है, चांदी, जो राणा लाखा के समय से इस क्षेत्र से उत्पादित हो रही है, जावर माइंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें मेटालिक मिनरल्स के, तो एग्जांपल लिख सकते हो साथ में। ये जो स्टेटमेंट लिखा ना कि अरावली में धारवाड़ क्रम की धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि धारवाड़ चट्टानों से बनी है, एग्जांपल्स लिख दीजिए। उदाहरण, कॉपर, आयरन और यानी लोहा इस्क, सीसा जस्ता एवं चांदी। यानी इन खनिजों की जब जब बात होगी तो ये बात सिर्फ अरावली के आसपास ही होगी। ऐसा नहीं आप जैसलमेर बाड़मेर पहुंच जाए इन खनिजों की, क्योंकि उस साइड में अलग प्रकार के खनिज, एनर्जी मिनरल्स अधिक है वहां, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। तो इसमें कोपरिया तांबा, आयरन और यानी लोहा इस्क, सीसा जस्ता एवं चांदी, लेड, जिंक एंड सिल्वर। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 4। राजस्थान के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र जो होता है वो मुख्यतः माउंटेन्स एरिया से ज्यादा एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं है कि नदियां हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों से उद्गमित होती हैं, मैदानी भागों से भी निकल सकती हैं जहां अधिक बारिश हो। जैसे डेजर्ट की भी कुछ नदियां हैं, जैसलमेर में काकनी नदी है, तो इसका मीनिंग मैदानी भाग या डेजर्ट से निकल रही है। नागौर से निकलने वाली एक नदी आती है जो लूनी में दाईं ओर से आके मिलती है, जोजड़ी, तो इसका मीनिंग है कि नदियां किसी भी फिजिकल डिवीजन से बह सकती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन उस एरिया में फेवर होनी चाहिए, बारिश ठीक होनी चाहिए, फिर नदी ओरिजिनेट हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के अंदर ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिवेट किस एरिया से होता है? माउंटेन एरिया से, क्योंकि अपने को पता है कि माउंटेन पे जो पानी गिरेगा वो अंदर नहीं जाएगा, वो एक फ्लो के रूप में, ड्रेनेज के रूप में, प्रवाह के रूप में वो बहना स्टार्ट हो जाएगा, और बहने से रिवर सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण होता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के मोस्ट ऑफ रिवर का ओरिजिन पॉइंट अरावली है, बट ऑल रिवर्स ऑफ राजस्थान स्टेट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली। जबकि राजस्थान का संपूर्ण अपवाह तंत्र है वो अरावली से उद्गमित नहीं होता, क्योंकि राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस साइड में विंध्यन से आती हैं, एमपी से। फॉर एग्जाम्पल, चंबल नदी का उद्गम राजस्थान के दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदी माही, चंबल में राइट साइड से आने वाली जितनी भी नदियां वो सारी विंध्यन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें काली सिंध, परवन, नेवाज, पार्वती, कुन्नू, कुराल, जितनी भी रिवर्स हैं राइट साइड वाली। तो इसका मीनिंग है राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और फिर अरावली क्या करती है, ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो अरावली और एक अरावली के नीचे इस साइड में एक प्लेट्यू चलता है राजसमंद से उदयपुर की ओर, क्या नाम है, बोराट। बोराट के इस साइड में राजसमंद में एक पार्ट आता है जिसमें कुछ पहाड़ियां फेमस हैं। इसमें ऊपर की ओर आती है अपने बिजराल हिल्स, उसके नीचे दिवेर हिल्स, उसके नीचे खमनोर हिल्स। तो दिवेर और खमनोर तो राजस्थान में बैटल या युद्ध पढ़े होंगे आपने। दिवेर और खमनोर कहाँ स्थित है? राजसमंद में। तो जो खमनोर है वहां से निकलती है बनास, दिवेर से निकलती है कै कोठारी, और बिजराल से निकलती है ख खारी। तो ये बनास, खारी, कोठारी, तो ये रिवर्स है, ये इस साइड में जाती हैं बे ऑफ बंगाल की ओर। और ये जो बोराट है, इस बोराट के इस साइड में पश्चिम की ओर उदयपुर की पहाड़ी आती है जिसका नाम है पदराना हिल्स। अरावली के पांव के नीचे की ओर है, तो पांव यानी पद, शासन किसका रहा था? राणाओं का इधर। तो ये पदराना हिल्स उदयपुर से निकलने वाली, और ये नदी गुजरात में बहती है, इसका नाम है साबरमती। तो इसका मीनिंग है कि जो अरावली है वो राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो बीओबी रिवर्स में, बे ऑफ बंगाल रिवर्स, और एक अरेबियन सी रिवर में। इस कारण इसको राजस्थान के अंदर राजस्थान की वाटर डिवाइन लाइन कहा जाता है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा का दर्जा प्राप्त है। तो राजस्थान में कौन सी माउंटेन जल विभाजक है? तो राजस्थान में मेन माउंटेन ही एक ही अरावली। राजस्थान में कौन सा पठार जल विभाजक है? बोराट का पठार जल विभाजक का काम करता है, क्योंकि इसके ईस्ट वाली नदियां जाती हैं बीओबी में और वेस्ट वाली नदियां जाती हैं, क्योंकि ये अपने को लगभग सभी को आइडिया है आपको कि इस साइड में जो अरब कंट्रीज है उनके नीचे ये अरब सागर, और इधर जो बांग्लादेश है उसके नीचे की ओर, और इधर ए है, या इधर ऐसे याद रखो अल्फाबेटिक, पहले ए लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं, बी। तो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी, बी ओ बी। तो इस साइड में जो नदियां आएंगी ये अरेबियन सी होंगी, और इस साइड में बी ओ बी रिवर्स। हालांकि बी ओ बी तक हमारी रिवर्स डायरेक्ट नहीं जाती,
हम कैच करते हैं, पकड़ते हैं यमुना को। यमुना किसको पकड़ती है? गंगा को। गंगा इन सबको ले जाके बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान के बंगाल की खाड़ी की नदियों को क्या अपन गंगेटिक सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं? यानी गंगा नदी तंत्र का पार्ट मान सकते हैं, यमुना तंत्र भी बोल सकते हैं। तो ये अपना यमुना ड्रेनेज सिस्टम का ही पार्ट है, या गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट ही है बीओबी रिवर्स। क्योंकि हमारी राजस्थान की कोई भी नदी डायरेक्ट बीओबी में नहीं जाती, बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं जाती। तो नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट लिखो, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली इज नोन एज वाटर डिवाइड लाइन ऑफ राजस्थान। अरावली इज नोन एज वाटर डिवाइड लाइन ऑफ राजस्थान। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। बिकॉज अरावली डिवाइड्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान स्टेट क्योंकि यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है। बिकॉज अरावली डिवाइड्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान स्टेट into two parts. Because Aravali divides drainage system of Rajasthan state divides into two parts. अब ये पार्ट कौन से हैं? तो ये डायग्राम में लिख दीजिए इस तरीके से, जैसे ये वाला पार्ट है, ये अरावली माउंटेन। इस अरावली माउंटेन के साथ ये पार्ट भी इंडिकेट कर देना, कौन सा? बोराट प्लेट्यू। अब इस साइड में अरावली के ईस्ट वाला ये जो पार्ट रहेगा, ये किस में रहेगा? बीओबी में, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल। और ये अरावली के कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो कई बार हो सकता है कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया जाए कि राजस्थान के पूर्व में राजस्थान में अरावली के पूर्व में बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, तो स्टेटमेंट सही है। केवल बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं तब गलत है, क्योंकि अपने यहाँ जयपुर से और भरतपुर पे जाके समाप्त होने वाली एक अंतःप्रवाही नदी बाणगंगा, अपने यहाँ जयपुर से स्टार्ट होके अलवर और हरियाणा के मैदान में जाकर समाप्त होने वाली साबी, ये इनलैंड ड्रेनेज भी है। तो अपने अंतःप्रवाही नदियां ज्यादातर तो डेजर्ट में है, लेकिन कुछ एक नदियां अपने अरावली के ईस्ट में भी हैं। तो अरावली के पूर्व में केवल बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, तो स्टेटमेंट गलत है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ओनली वाले पॉइंट बहुत कम जगह सही होते हैं। अब अरावली के सदन में कह दो चाहे दक्षिण पश्चिम में कह दो, सदन या सदन वेस्टर्न, तो इस साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा या इस साइड में जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, ये अरेबियन सी, ये अरब सागर। जो साउथ वेस्ट में रहेगा, दक्षिण पश्चिम, यानी अरावली के दक्षिण से और पश्चिम की तरफ। ईस्ट नहीं आना चाहिए इसमें, ईस्ट आते ही तो कौन सा आ जाएगा? बीओबी। तो डायग्राम में ये जो पूर्व वाली नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी की नदियां, और अरावली के जो सदर्न और वेस्टर्न यानी दक्षिण और पश्चिम की नदियां हैं, वो अरेबियन सी, अरब सागरी नदियां। अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट भी लगे हुए हों तो अपने को पता होना चाहिए अरब सागर कौन से पार्ट में रहेगा, अरावली के सदर्न से और वेस्ट वाले में। और ईस्ट की तरफ जो आएंगे नदियां, वो आएंगे यमुना की ओर, यानी बीओबी रिवर्स। तो अरावली के पश्चिम में केवल केवल अरब सागरीय नदियां हैं, स्टेटमेंट गलत है। पश्चिम में अंतःप्रवाही नदियां भी। अब इसके बाद में इसका मीनिंग है ड्रेनेज सिस्टम को
अरावली है, ये डिवाइड कर रही है। तो प्रमुख नदियां राजस्थान में कहाँ से निकलती हैं? अरावली से। या राजस्थान के अधिकांश नदियों का जो उद्गम है, नदियों का जो उद्गम है वो कौन से भौतिक प्रदेश से होता है? अरावली से। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान, मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन। राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम, मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है या अरावली क्षेत्र से होता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा ना, मोस्ट ऑफ रिवर्स, अधिकांश नदियां, इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए। आरएस प्रीलिम्स 2016 में एक स्टेटमेंट अरावली के महत्व से लिखा हुआ था। वो स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ आया था कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये था। तो क्या स्टेटमेंट ठीक था कि ऑल ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान स्टेट आर ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन? तो स्टेटमेंट गलत होगा वो। अब जहां नदियां अधिक होंगे तो ये तय है कि नदियों का पानी उस क्षेत्र में रुकने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। अगर ये अरावली का मैक्सिमम एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर अरावली का विस्तार अधिक है, तो चट्टानी भाग अधिक है उदयपुर में। और उदयपुर है वो कुछ इस प्रकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिनको अपन कहते हैं गिरवा हिल्स। गिरवा जो सीरीज ऑफ माउंटेन्स कहलाती है, पर्वतों की मेखला कहलाती है। तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सरफेस वो चट्टानी भाग है। तो इसका मीनिंग है वहां पानी लंबे समय तक स्टेबल करना पॉसिबल है, क्योंकि नीचे चट्टानी भाग है, पानी तुरंत प्लूटोनिक पार्ट में नीचे नहीं बैठता। तो सिर्फ राजाओं को यह करना था कि जो बहता हुआ पानी उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल करवानी थी, यानी नीचे सरफेस पक्का करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो उदयपुर में ऐसी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन थी कि झील बनना अधिक पॉसिबल था, और यहाँ के राजाओं ने उस क्लाइमेटिक कंडीशन का फायदा भी उठाया। और राजस्थान में सबसे अधिक झील कहाँ तैयार करवाई गई? उदयपुर। अब ये नहीं है कि झीलों के अंदर राजाओं के प्रयास अधिक हैं, इसका मीनिंग कुदरत का भी साथ था। तो इस कारण उदयपुर को नाम क्या दिया गया? लेक सिटी। तो अरावली जहां से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, और इस क्षेत्र में राजस्थान की अधिकांश झीलें भी स्थित हैं। तो राजस्थान में सबसे अधिक झील किस क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली। और अरावली में भी मुख्यतः उदयपुर, यानी जहां अरावली सबसे ज्यादा है, उदयपुर के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, राजस्थान के अधिकांश झीलें अरावली क्षेत्र में स्थित हैं। मोस्ट ऑफ लेक्स ऑफ राजस्थान स्टेट आर सिचुएटेड इन अरावली रीजन। अरावली रीजन के आगे ब्रैकेट में लिख देना उदयपुर। राजस्थान की अधिकांश झीलें अरावली क्षेत्र में, ब्रैकेट में लिखना उदयपुर में स्थित हैं। मोस्ट ऑफ लेक्स ऑफ राजस्थान स्टेट आर लोकेटेड या सिचुएटेड इन अरावली रीजन। राजस्थान की अधिकांश झीलें अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र के आगे ब्रैकेट में लिख दो उदयपुर, उदयपुर में स्थित है। तो ये तो हालांकि लेक वाला टॉपिक आपके अलग से आएगा, अभी वहां अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में लेक सिटी उदयपुर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां नंबर ऑफ लेक्स अधिक है। और अरावली राजस्थान के अंदर सबसे प्रसिद्ध लेक हैं जो विशेषताओं के आधार पर पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो अरावली की झील ही होती है सबसे ज्यादा। जैसे उदयपुर में बहुत सारी झील हैं, उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद झील, बड़ी झील, पिछोला झील। और इस साइड में आप आओगे सिरोही की ओर, तो राजस्थान की सबसे ऊंची, गहरी, सबसे ठंडी झील नक्की झील। राजस्थान में अकाल राहत के लिए बनाई गई झील राजसमंद झील। राजस्थान में अरावली के मध्यवर्ती भाग अजमेर में आना सागर, पुष्कर जो सबसे पवित्र झील है, और फोई सागर। और इस साइड में जयपुर में आओगे तो अपना ये जल महल, जल महल यानी मानसागर। जल महल तो मानसागर में बना हुआ जो महल है वो है, बाकी झील का नाम क्या है? मानसागर। द मोस्ट पोल्यूटेड लेक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील मानसागर। जो अपने द्रव्यवती नाम सुना है? ये अपने मानसरोवर वाला ये जो नाला है ना, ये द्रव्यवती नदी, वो द्रव्यवती नदी यहीं से निकलती है। नारगढ़ पहाड़ियों का पानी इसमें आता है मानसागर में। हालांकि मानसागर में अब द्रव्यवती का पानी नहीं आता, उस साइड में कच्ची बस्तियों का सीवेज का पानी भी आता है। तो द्रव्यवती नदी के अंदर जो बदबू जो आती है वो कारण है जयपुर का सीवेज वाटर है, उसको इसके थ्रू अपन पास आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अब आजकल क्या है कि जो मल वगैरह उसको तो रोक के जो फर्टिलाइजर वगैरह, क्योंकि आजकल इसको ले रखा टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उसने इसको रीडेवलप किया है नदी को। जो जयपुर में एक गंदा
गंदा नाला बन के रह गया था, उसको वापस से उस नदी को रिवाइवल किया है, पुनर्जीवित किया है। तो अब ये जो अमानी शाह का जो नाला या द्रव्यवती नदी है, इसके पास में अपने को सांस बंद करके नहीं निकलना पड़ता। वरना पहले बीच में स्थिति ये थी कि गुजर की थड़ी आने वाली है तो त्रिवेणी से सांस रोक रोक के प्रैक्टिस किया करते थे कि 20 सेकंड रोक पाए, क्योंकि जनरली इधर से अगर कोई निकल गया तो अगले 2 दिन तक नाक में वही खुशबू रहनी है फिर। हाँ, कईयों के लिए खुशबू ही है। तो इसका मीनिंग राजस्थान में जितने भी फेमस झील हैं वो आपके इस अरावली बेल्ट में। आगे अलवर में जाओगे तो सिलीसेड, राजस्थान का नंदन कानन जिसको कहा जाता है। तो इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ लेक्स हैं वो राजस्थान में अरावली में इसलिए हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यहीं से एक्टिवेट होता है। तो जिन क्षेत्रों में पानी या नदियां अधिक निकलती हैं तो पॉसिबल है झील वहां अधिक बन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट बताया था कि अरावली में जैव विविधता अधिक है क्योंकि अरावली में वनस्पति अधिक है। तो जिस एरिया में वनस्पति अधिक होती है वहां ट्राइब्स अधिक होती हैं, जनजातियां अधिक होती हैं, क्योंकि जनजातियां हमेशा जंगलों के पास में ही रहती हैं, वन क्षेत्रों में अधिक रहती हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? उदयपुर में। तो जनजातियां राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में है। देश में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट अधिक है। तो देश में सबसे ज्यादा एसटी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका मीनिंग है जनजातियां जनरली उन रीजन में अधिक होती हैं जहां फॉरेस्ट्री अधिक होता है। तो राजस्थान के अंदर जो अरावली वाला पार्ट है, जैसे इस साइड में उदयपुर की ओर भील जनजाति, अब आप इस साइड में आगे आओगे अरावली क्षेत्र में जयपुर, तो जयपुर के अंदर मीणा, और इस साइड में आप सिरोही की ओर जाओगे, सिरोही की ओर गरासिया। राजस्थान की ओर जो पाई जाने वाली जनजातियां उनमें सबसे बड़ी 3 जनजातियां यही हैं, मेणा, भील, गरासिया। और तीनों बड़ी जनजातियां किसके पास हैं? अरावली के पास। तो अरावली इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स। अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है क्योंकि राजस्थान के अधिकांश जनजातियां अरावली में सेटल्ड हैं, अरावली में निवास करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मीणा, भील एंड ग्रासिया। उदयपुर में जाओगे कथोड़ी भी है, डूंगरपुर में जाओगे डामोर भी है। तो जनजातियां और भी बहुत सारी हैं यहाँ, लेकिन राजस्थान में ये 3 जनजातियां राजस्थान की जनजातियों का लगभग 90% हिस्सा है। बाकी 10% में बची हुई सब जनजातियां आती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अरावली इज नोन एज शेल्टर लैंड ऑफ ट्राइब्स। अरावली को जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। जनजातियों की शरण स्थली कहा जाता है। अब एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। इसमें कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं? मेणा जो अधिक है उनके सीक्वेंस में लिख दो। एक तो मेणा अधिक है, एक भील अधिक है, ग्रासिया, एक उदयपुर की ओर कथोड़ी भी है, एक भील मेणा भी है। उदयपुर जयसमंद झील की ओर रहते हैं भील मेणा। भील और मेणा अलग अलग भी हैं और भील मेणा अपने आप में एक यूनिट है अलग। मेणा अलग है, भील अलग है, भील मेणा अलग है, ये एक अलग जनजाति है। जयसमंद झील के अंदर जो टापू बने हुए हैं ना, उन टापुओं पे निवास करने वाली जनजाति भील मेणा है। भील और मेणा नहीं है, भील मेणा एक यूनिट है। कथोड़ी उदयपुर, उदयपुर में जो कत्था बनाने का काम करते हैं वो कथोड़ी, जो राजवीर सर ने भी अपनी क्लासेस में चर्चा की है जिसकी, वही है। तो इनका टॉपिक आपके अलग आता है। यहाँ ये टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं है कि ये जाति कहाँ अधिक, जनजातियां अधिक कहाँ पर है, इसके लिए अलग से टॉपिक आता है। तो इसका मीनिंग आप क्या देखते ही कहते हो कि और नहीं लिखवाया, तो टॉपिक क्या है, अरावली या जनजाति है? तो अरावली पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली जो क्षेत्र है इसमें कुछ प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है।
एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे कि बात करें अपन उदयपुर की ओर, तो उदयपुर का आपको ध्यान है यहाँ पे आहड़ सभ्यता। इसके आगे आप भीलवाड़ा की ओर आओगे तो बागोर सिविलाइजेशन। जयपुर की ओर आओगे तो बेरार सिविलाइजेशन। सीकर की ओर जाओगे तो गणेश्वर। सीकर भी इस अरावली क्षेत्र में ही आता है। ऐसी यहाँ पे कई सभ्यताएं हैं, यानी पूरे राजस्थान में तो सैकड़ों सभ्यताएं मिलेंगी आपको, छोटी मोटी सभ्यताओं को काउंट करोगे तो। लेकिन राजस्थान की प्रमुख और जो बड़ी सभ्यताएं रही हैं वो अरावली रीजन के पास में डेवलप हुई हैं, क्योंकि सभ्यताओं का विकास हमेशा वहां होता है जहां जल होता है, नदियां होती हैं। नदी क्षेत्रों को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। रिवर्स या रिवर वैली इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यताएं कहाँ पलती हैं? नदी घाटियों के पास। जैसे अपनी प्राचीन सभ्यता सिंधु कालीन सभ्यता, तो सभ्यता को नाम ही सिंधु के अकॉर्डिंग दिया गया क्योंकि इंडस नदी के पास में डेवलप हुई। तो राजस्थान में भी अधिकांशतः जो सभ्यताएं, जैसे आहड़ की बात करें तो आहड़ नदी या बेड़च। बैराट की अगर बात करें तो बैराट है अपने बाणगंगा। बागोर वाली भी लगभग भीलवाड़ा की जो प्रमुख है कोठारी और बेड़च नदियां हैं उनके आसपास में डेवलप हुई है। गणेश्वर है, यह कांतली नदी के किनारे। इन्हें ये जो नदियां हैं उन नदियों के कारण अरावली के पास में है। तो अरावली प्राचीन सभ्यताओं की जननी तो है ही। अरावली इज द मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक आहड़, बागोर, बेराट, गणेश्वर। जबकि ये नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी भी है। नवीन नगरीय सभ्यताओं या नवीन नगरों की, तो राजस्थान में अरावली में प्रमुख नगर जयपुर, जो बसाया गया बनाया गया है। अजमेर, जो भी बसाया गया है। उदयपुर। तो इसका मीनिंग तीनों अरावली के तीनों हिस्सों में तीन मेन सिटी हैं। जो अपने गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है उसमें राजस्थान के 4 सिटी शामिल हैं, जिसको हम कहते हैं काजू। कोटा, ये हाड़ौती में आ जाता है। अजमेर अरावली, जयपुर अरावली, उदयपुर अरावली। जयपुर अपर अरावली, अजमेर मध्य अरावली, उदयपुर सदर्न अरावली। तो अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड अर्बन मॉडर्न सिविलाइजेशन, या मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन, नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी। नगरीय सभ्यताओं के एग्जाम्पल अपन देंगे जयपुर, अजमेर एंड उदयपुर। तो ये बसाए गए नगर हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अंदर ये नाम नहीं आते। प्राचीन सभ्यताओं में तो जयपुर में नाम क्या आता है? बेराट सिविलाइजेशन। जबकि जयपुर सिविलाइजेशन नहीं होती। अजमेर सभ्यता नहीं होती। अजमेर के आसपास कोई सभ्यता मिल जाएगी आपको। उदयपुर सभ्यता नहीं है। उदयपुर के आसपास सभ्यता मिल जाएगी आपको आहड़। तो इसमें लिखेगा अरावली को प्राचीन सभ्यताओं, प्राचीन सभ्यताओं के नाम लिख दीजिए कुछ एक के ब्रैकेट में। बाकी सभ्यता अपने आप में एक अलग टॉपिक है, आपके हिस्ट्री का पार्ट। अरावली को प्राचीन सभ्यताओं ब्रैकेट में लिख दीजिए। इनमें से 3 4 5 नाम है, इनमें से कोई भी 2 3 लिख दो से। अरावली को प्राचीन सभ्यताओं ब्रैकेट में आहड़ या आयड़, आहड़, बागोर, बेराट, गणेश्वर, ब्रैकेट बंद। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? अरावली को प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं, नवीन नगरीय सभ्यताओं के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं के जन्म स्थलीय कहा जाता है। अरावली इज नोन एज मदरलैंड, अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, फिर ब्रैकेट में नाम लिखेगा, एवं नवीन नगरीय सभ्यताओं ब्रैकेट में जयपुर, अजमेर, उदयपुर के जन्म स्थलीय कहा जाता है। अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन में नाम है आहड़, बागोर, बेराट, गणेश्वर। तो अरावली नोन एज मदरलैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। जननी लिख दो, मीनिंग है कि जन्म इसलिए जननी। भैया तो अपने आप में लैंड है ना, स्थल है जहां डेवलप हुई है। यस। क्या चीज है?
हाँ, इंग्लिश में लिखवाएं क्या? अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन। एंसेंट सिविलाइजेशन के आगे ब्रैकेट में ये लिखना था, आहड़, बागोर, बेराट एंड गणेश्वर, ब्रैकेट बंद, एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। अरावली इज नोन एज मदरलैंड ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन। मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जयपुर, अजमेर, उदयपुर। तो नवीन नगरों की जननी तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नगर अरावली में डेवलप हुए हैं। जो राजस्थान के सबसे फेमस सिटी हैं वो यही है। जैसे जयपुर सिटी स्टेट कैपिटल भी है, अजमेर सिटी जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में सबसे प्रमुख केंद्र ही अजमेर था, और वर्तमान में राजस्थान का हार्टलैंड है। क्यों? क्योंकि सेंटर में है नागौर, और नागौर से बिल्कुल थोड़ा सा साइड में अजमेर। तो साइड में क्या होता है अपने हार्ट, तो राजस्थान का हार्टलैंड या हृदय स्थल अजमेर को बोला गया है। और फिर राजस्थान के अंदर जो मुख्यतः नेचुरली साइट है, एक सुंदर शहर है, नदियों वाला शहर, झीलों वाला शहर, तो वो अपने उदयपुर। तो अपने राजस्थान में सबसे फेमस जो डिवीजन हेडक्वार्टर भी हैं और अपने आप में सबसे बेस्ट सिटी भी है, तो जिनको इंडिया के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में भी शामिल किया गया, 3 को अरावली से लिया है, सिर्फ एक हाड़ौती से लिया है कोटा। तो अरावली प्राचीन सभ्यताओं की और नवीन नगरों की, यानी ये जयपुर, अजमेर, उदयपुर, तो नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी कहा गया है, या जन्म स्थली कह दो। नेक्स्ट पॉइंट, कितने हो गए इसमें? 7 8 8। अरावली का एक इंपॉर्टेंस ये भी आता है कि राजस्थान ये मानसून को प्रभावित करती है। इसमें एक पॉजिटिव सेंस भी है, इसका नेगेटिव सेंस भी है, क्योंकि अरावली के दक्षिण के अंदर इसकी चौड़ाई अधिक है, अरावली की हाइट भी अधिक है, यहाँ ऊंची चोटियां पाई जाती हैं अरावली के दक्षिण में। तो जहाँ ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वहां तो है फेवरेबली, क्योंकि जो ऊंची चोटियां वो क्लाउड्स को रोक सकती हैं, बादलों को रोक सकती हैं, और वर्षा अधिक हो सकती है। जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, कुछ हिस्सा जालोर के आसपास। तो इन क्षेत्रों में तो फिर भी ठीक बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद अरावली के आगे जाके हाइट बिल्कुल ही कम होने लग जाती है। तो इसका मीनिंग है जब क्लाउड्स यहाँ पे हाइट ले लेते हैं तो फिर बाद में नीचे नहीं आते, और फिर इसके साइड से जो क्लाउड्स निकलेंगे वहां पे अरावली नहीं है। तो इसका मीनिंग मानसून पैरेलल होते हुए और आगे हिमाचल पहुंच जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली का जो सदर्न पार्ट, अभी ईओआरओ में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा का कारण क्या है। तो एक में तो दिया हुआ था अरावली का समानांतर होना, तो अरावली का समानांतर होना रीजन नहीं हो सकता। एक दिया हुआ था कि वहां अरावली की हाइट अधिक है और वनस्पति अधिक है। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ ह्यूमिडिटी अधिक होगी वहां वनस्पति अधिक होगी। तो जहाँ वनस्पति अधिक होती है और माउंटेन्स अधिक होते हैं तो तय होता है वहां वर्षा अधिक होती है। तो हमेशा जो रिलीफ फीचर्स है वो हमारे रेनफॉल को प्रभावित करता है। तो अरावली हमारे मानसून को प्रभावित करती है यहाँ, सिर्फ क्योंकि यहाँ इंपोर्टेंस लिख रहे हैं, कमियां नहीं निकाल रहे। क्लाइमेट या जलवायु वाले टॉपिक में वर्षा वाले में कमी निकालेंगे अपन, कि राजस्थान के अंदर अरब सागरीय मानसून से कम वर्षा होती है क्योंकि अरावली इसके, तो वहां अरावली हमारे लिए नुकसानदायक है। जबकि हमारे यहाँ राजस्थान में हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारी जो अरावली है उसके ईस्ट का अपना एक अलग क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके पश्चिम की एक अलग जलवायु है, सेमी एरिड और एरिड। तो इसका मीनिंग हमारे जो क्लाइमेटिक जोन है उनको भी डिवाइड करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, अरावली राजस्थान की जलवायु या मानसून को प्रभावित करती है। अरावली राजस्थान की जलवायु एवं मानसून को प्रभावित करती है, या राजस्थान की जलवायु या मानसून अरावली से प्रभावित होते हैं। मीनिंग एक ही है। द मानसून और क्लाइमेट ऑफ राजस्थान स्टेट आर इफेक्टेड बाय अरावली रीजन। अरावली राजस्थान के जलवायु या मानसून को प्रभावित करती हैं, या राजस्थान की जलवायु या मानसून अरावली से प्रभावित होते हैं। और फिर लास्ट में अरावली के जितने भी इंपोर्टेंस हमने पढ़े हैं, इन इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए
स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार का हर साल का जो बजट आता है, इस बजट के जो सब्जेक्ट होते हैं, या इस बजट में मुख्यतः जिन चीजों को टारगेट किया जाता है, यानी बजट में पैसा किस किस में लगाना है, खनन कार्यों के लिए, वनस्पति या वन संपदाओं के लिए, वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव या जैव विविधताओं के लिए, राजस्थान की झीलों के संरक्षण के लिए, राजस्थान में जनजातीय विकास या जनजातियों के लिए कई सैकड़ों कार्यक्रम चलते हैं, उनके अंदर राजस्थान के अंदर डैम प्रोजेक्ट, तो डैम वहां होंगे जहां नदियां अधिक होंगी, झील अधिक होंगे, डैम प्रोजेक्ट्स या बांध परियोजनाओं के लिए मुख्यतः। और अरावली के पॉइंट कौन कौन से बच गए? जो विशेषता या जो महत्व लिखा है ना आपको, प्राचीन सभ्यताओं के संरक्षण के लिए, यानी टूरिज्म पॉइंट्स है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है अपनी तरफ से सभ्यताओं के संरक्षण के लिए। तो सभ्यताएं सबसे ज्यादा कहाँ? अरावली के आसपास, तो अरावली रीजन में। तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, वो बजट का जो टारगेट होता है, वो इन चीजों के अंदर पैसा सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो इसका मीनिंग हमारा जो बजट है वो अरावली से रिलेवेंट क्षेत्र में अधिक जा रहा है, और बजट में इन चीजों की हम क्या कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं। तो योजना मुख्यतः इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है, और ये सभी पॉइंट किससे रिलेवेंट है? अरावली से। दैट्स वाई अरावली इज नोन एज प्लानिंग रीजन ऑफ राजस्थान। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। योजना प्रदेश कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है मुख्यतः इन क्षेत्रों में पैसा खर्च करना, और ऑल दिस सेक्टर या ऑल दिस एरियाज आर रिलेवेंट टू अरावली। दैट्स वाई अरावली इज नोन एज प्लानिंग रीजन ऑफ राजस्थान। अरावली का जो सब्जेक्ट है पैसा खर्च करने का, ये सब्जेक्ट ये है, और ये सभी सब्जेक्ट या पॉइंट किससे रिलेवेंट है? अरावली से। तो हम कह सकते हैं कि जो योजना बनती है गवर्नमेंट की, वो मुख्यतः अरावली से संबंधित होती है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। इसमें सभी फिजिकल डिवीजन आते हैं। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश को योजना प्रदेश कहा जाता है? अरावली। अरावली इज नोन एज प्लानिंग रीजन ऑफ राजस्थान। अरावली इज नोन एज प्लानिंग रीजन ऑफ राजस्थान। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। तो जो योजना प्रदेश ये शब्द लिखा है, इसको अंडरलाइन करके अपोस्ट्रोफ कर दीजिएगा। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश या प्लानिंग रीजन कहा जाता है। अरावली वाला पार्ट लगभग अपना कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में अरावली और राजस्थान की कुछ प्रमुख पहाड़ियां बची हैं, उसके अलावा कुछ एक अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो बचेंगे। एक अरावली की कुछ एक चट्टानें और हैं। चट्टानों के बारे में एक व्यक्ति ने अध्ययन किया है, जो कि ब्रिटेन के या यूरोप के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, भूआकृति वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है A.M. हेरोन। क्या नाम है? A.M. हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने यहाँ की चट्टानों का अध्ययन करके, अरावली का अध्ययन करने का मीनिंग है यहाँ दिल्ली से लेके और गुजरात तक की चट्टानों का अध्ययन किया है, और फिर इन चट्टानों को इन्होंने A.M. हेरोन ने अपने अकॉर्डिंग नाम दिया। नाम ये दिल्ली से लेके और गुजरात तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कौन सा स्थान ऐसा है जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है? खेड़ बर्मा ऐसा लगता है आपको? उदयपुर ऐसा लगता है? अजमेर ऐसा लगता है? या जयपुर ऐसा लगता है? या फिर दिल्ली ऐसा लगता है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इंडिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट है इनमें से? दिल्ली, देश की राजधानी है अपने। तो इसका मीनिंग है इन सब पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? दिल्ली वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जहां अरावली सबसे कम है, अरावली सर्वाधिक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली। लेकिन A.M. हेरोन ने अरावली की चट्टानों का अध्ययन करके इनकी चट्टानों का नाम यही रखा, दहेली सुपर ग्रुप। तो दहेली सुपर ग्रुप चट्टाने इनको किसने कहा था? A.M. हेरोन। और फिर A.M. हेरोन ने कहा कि जो दहेली सुपर ग्रुप है, यानी जो मेन ग्रुप है, वो दहेली सुपर ग्रुप।
और इस दहली सुपर ग्रुप में इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है इसको। तो मेन ग्रुप तो ये हो गया सुपर ग्रुप, और इस सुपर ग्रुप के 3 ग्रुप माने, एक तो इन्होंने माना इस साइड में अलवर से लेके दिल्ली तक, इसको नाम दिया गया अजबगढ़ ग्रुप। या था ना अलवर में अजबगढ़ और भानगढ़, तो इस इधर वाली जो चट्टानें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, जिनको अजबगढ़ ग्रुप, सबको मिला के सुपर ग्रुप में तो क्या बोला गया है, दहली सुपर ग्रुप। फिर इसमें 3 ग्रुप माने, अपर अरावली में माना गया अजबगढ़ ग्रुप अलवर से दिल्ली तक, फिर अलवर से लेके अजमेर तक जो पार्ट माना गया वो माना गया अलवर ग्रुप, अलवर ग्रुप की चट्टानें। और फिर बाद में अजमेर से लेके और इस साइड में जो नीचे की ओर माना गया वो राइलो ग्रुप, जिसमें रायोलाइट और ग्रेनाइट चट्टानें अधिक है। तो आप सदन में जैसे आओगे ना, पाली, सिरोही, जालोर, तो इस ओर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो होती हैं रायोलाइट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मेन हब होता है अपना जालोर, जैसे ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। पिछली बार पीएसआई में पूछा भी गया था, चट्टाने नहीं खनिज से पूछा था वो, कि राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है, तो जहां ग्रेनाइट खनिज अधिक निकलेगा वो ग्रेनाइट सिटी। तो अरावली के अंदर जो मेन चट्टाने वो तो है दहली सुपर ग्रुप, और सुपर ग्रुप में 3 ग्रुप शामिल किए गए हैं, 3 समूह शामिल किए गए, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, आजमगढ़ ग्रुप। अपर अरावली में, उत्तरी अरावली में, मिडल अरावली के आसपास पाया जाता है अपने, यानी ये पूरी अरावली के अकॉर्डिंग बताया, इन्होंने राजस्थान का अध्ययन नहीं किया, इन्होंने अरावली का अध्ययन किया था। तो अपने लिए तो अरावली वो है झुंझुनू से जयपुर वाली उत्तरी अरावली है, तो इनके अकॉर्डिंग उत्तरी अरावली है दिल्ली से लेके और मुख्यतः अलवर वाला पार्ट, फिर अलवर से लेके अजमेर तक अलवर ग्रुप, यानी जिले के नाम से, ये जगहों के नाम से दिए गए हैं दोनों। लास्ट वाला चट्टान के नाम से दिया रायलो ग्रुप, रायलो चट्टान या रायलो ग्रुप, और इन तीनों को मिला के सुपर ग्रुप क्या नाम है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि दहली सुपर ग्रुप का पार्ट नहीं है, ऑप्शन अजबगढ़ समूह की चट्टाने, अलवर समूह की चट्टाने, रायलो समूह की चट्टाने, धारवाड़ समूह की चट्टाने। तो क्या इन्होंने एम हेरोन ने कोई धारवाड़ शब्द यूज किया, तो धारवाड़ तो जनरली हम तब कंपेयर करते हैं जब धातुओं की बात होती है, कि अरावली में धातु अधिक मिलते हैं, क्योंकि ये चट्टानी किसकी तरह है, धारवाड़ की चट्टानों जैसी हैं। लेकिन एम हेरोन ने जब इनकी चट्टानी संरचना का अध्ययन किया तो किसी प्रकार की धारवाड़ चट्टान से इनको रेफर या उनसे इक्वल टू नहीं माना, यानी उन्होंने सिर्फ जो मेन सुपर ग्रुप है वो तो दहली सुपर ग्रुप, और दहली सुपर ग्रुप के अंडर में कितने ग्रुप काउंट किए, 3। अपर अरावली में अजबगढ़, देन अलवर ग्रुप, देन रायलो ग्रुप, और तीनों को मिला के एक सुपर ग्रुप का नाम क्या दिया गया, दहली सुपर ग्रुप। अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो 2-3 बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की भूआकृतिक संरचना या जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी, जियोमॉर्फोलॉजी यानी चट्टानों का अध्ययन, तो राजस्थान में जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी या अरावली का जो अध्ययन है, अरावली की चट्टानों का अध्ययन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, पहला स्टेटमेंट तो यही करेंगे अपन। और फिर एम हेरोन ने अध्ययन करके मुख्यतः अरावली की चट्टानों को कैसा माना, दहली सुपर ग्रुप माना। फिर उसमें कितने सब ग्रुप, 3, अजबगढ़, अलवर और रायलो ग्रुप। तो इसमें हेडिंग डाली अरावली की चट्टानें, रॉक्स ऑफ अरावली। यस, कौन सा गुजरात में ग्रुप कौन सा है, राइलोई ग्रुप रहेगा कंटिन्यूस। आगे राइलोई ग्रुप माना गया है। ये जो इस साइड में अलवर से और अजमेर वाला ये है अलवर ग्रुप, अलवर से ऊपर वाला कौन सा है, अजबगढ़, अलवर ग्रुप, जिसमें रायोलाइट चट्टाने होते हैं। रायोलाइट होते हैं इग्निस रॉक्स, मूल चट्टाने। ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं, ये भी मूल चट्टाने, इग्निस रॉक्स का एग्जाम्पल होती हैं, आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल होते हैं। तो राइलो चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने,
अलवर ग्रुप है, इसमें क्वार्टजाइट वगैरह ये चट्टानें पाई जाती हैं जो कि अजमेर वगैरह के आसपास अधिक मिलती हैं, क्वार्टजाइट। और ऊपर वाला जो ग्रुप है उसको क्या बोला गया है? अजबगढ़ ग्रुप। और इन तीनों को मिला के क्या बोला गया है? इनको सुपर ग्रुप में रखा गया है। कौन से सुपर ग्रुप में? दिल्ली लिख दो, चाहिए इस तरीके से भी लिखा हुआ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इंग्लिश में जो दहली होता है ना उसको ये हिंदी में लिख देते हैं, दहली लिख देते हैं। तो दहली महासमूह की चट्टानें जिसमें 3 समूह शामिल। तो इसमें राजस्थान या अरावली की भूआकृतिक संरचना का अध्ययन, स्टेटमेंट में लिखो राजस्थान क्या चीज? मूल चट्टानें। मूल मूल होती हैं आग्नेय चट्टानें। जो बेस रॉक्स होती है ना, बेस रॉक्स यानी जो चट्टान सबसे पहले बनी होती है। तो मूल चट्टान या मौलिक चट्टान या प्राइमरी रॉक्स किसको कहा जाता है? इग्निस रॉक्स। इग्निस रॉक्स के टूटने के बाद जो सेडिमेंट्स बनते हैं, सेकेंडरी रॉक्स। अवसादी चट्टानों को हम द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं। और इन दोनों चट्टानों में जब चेंजेस होते हैं तब होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानों से बनी अरावली में, आग्नेय यानी जो कर्नाटक में भी है, धारवाड़ चट्टानें। तो इस कारण, क्योंकि आग्नेय चट्टानों की विशेषता, मैडम ने चट्टानें करवाई है क्या आपको? रॉक्स नहीं हुआ है क्या? तो उसमें वो रॉक्स में जनरली लिखवाते हैं, तो अपने वाले में है भी नहीं इस सब्जेक्ट में। भाई आप ये क्या चीज, सब्जेक्ट क्या आपके? ज्योग्राफी है। एम राइट? पढ़ाते हुए मेरे को 12 साल हो गए। मैंने पढ़ाया कम को है, पढ़ा ज्यादा को है। तो इसमें लिखिएगा बागेश्वर बाबा। लिखिए राजस्थान या अरावली के भूआकृतिक संरचना का अध्ययन एम हेरोन के द्वारा किया गया है। द स्टडी ऑफ राजस्थान, द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर of Rajasthan and Aravali is done by A.M. Heron. The study of geomorphological structure of Rajasthan और Aravali is done by A.M. Heron. तो A.M. Heron का वैसे देखो पूरा नाम नहीं आएगा आप लोगों के, अलेक्जेंडर मैकमिलन। क्योंकि आप किसी भी बुक को पढ़ोगे इसमें पूरा नाम नहीं, इनके बारे में सर्च करोगे गूगल में तब आ जाएगा कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं यूरोप के, ब्रिटेन के प्रमुख भूआकृतिक वैज्ञानिक। तो भूआकृतिक वैज्ञानिक कौन होता है? जो चट्टानों का अध्ययन करता है। जो जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है उसको कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो राजस्थान की चट्टानों का अध्ययन करने वाले सैकड़ों वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो हुए हैं वो यूरोपियन साइंटिस्ट या जियोमॉर्फोलॉजिस्ट A.M. हेरोन। इस कारण इनके स्टडी को अधिक महत्व दिया गया। बाकी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको 20-30 नाम देखने को मिल जाएंगे पढ़ने को, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किस व्यक्ति को माना गया है? A.M. हेरोन। तो इनकी स्टडी के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। और एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आते हैं जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के बारे में तो A.M. हेरोन को लेकर आते हैं कि राजस्थान या राजस्थान में किसी भी जियोमॉर्फोलॉजिकल एरिया हो, चाहे अरावली हो, चाहे मैदानी भाग हो, चाहे हाड़ौती हो, चाहे डेजर्ट एरिया हो, सबसे बार ज्यादा ऑथेंटिक रिसर्च किसके हैं? A.M. हेरोन के। तो इसीलिए अपन कहते हैं राजस्थान इसीलिए लगाया है, बाकी राजस्थान नहीं, सीधा अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ। तो अगर राजस्थान के बारे में भी आ जाए कि राजस्थान की भूआकृतिक संरचनाओं का अध्ययन मुख्यतः किस व्यक्ति ने किया, तो मुख्यतः A.M. हेरोन। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा A.M. हेरोन के अनुसार, यानी स्टडी के बाद इन्होंने क्या बताया वो बताना है। अकॉर्डिंग टू A.M. हेरोन, A.M. हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण
अरावली का निर्माण दहली सुपर ग्रुप चट्टानों से हुआ है। अकॉर्डिंग एम हेरोन, अरावली इज फॉर्म्ड बाई अरावली इज फॉर्म्ड बाई दहली सुपर ग्रुप रॉक्स। अरावली का निर्माण दहली सुपर ग्रुप चट्टानों से हुआ है, जिसमें जिसमें शामिल चट्टानी समूह है इन विच रॉक्स ग्रुप, जिसमें चट्टानी समूह है या जिसमें शामिल चट्टानी समूह है। तो जो मेन सुपर ग्रुप हो गया वो तो महासमूह हो गया, वो तो कौन सा है, दहली सुपर ग्रुप रॉक्स, दहली सुपर ग्रुप यानी महासमूह है चट्टाने। और इसमें जो चट्टानी समूह है वो कौन से हैं? चट्टानी समूह एक तो अजबगढ़ समूह है, अजबगढ़ ग्रुप, ये किसमें पाया जाता है, उत्तरी अरावली। फिर नेक्स्ट है अलवर ग्रुप, अलवर ग्रुप यानी अलवर समूह है, ये पाया जाता है मिडल अरावली, मध्य अरावली। फिर जो लास्ट वाला है वो है राइलो ग्रुप, राइलो समूह है, वो पाया जाता है लोअर अरावली यानी दक्षिणी अरावली। तो लिखने को इनको अपर अरावली, अपर यानी ऊपर वाली उत्तरी अरावली, ये मिड अरावली, और ये लोअर अरावली यानी सदर्न अरावली। जो दक्षिण में दिखने वाली अरावली वो लोअर अरावली। तो इसमें दो तो स्थानों के नाम से नाम दिए हैं इन्होंने, अजबगढ़ और अलवर, और एक चट्टान के नाम से रायोलाइट के नाम से लिखा है राइलो ग्रुप। तो इन्होंने अरावली के स्टडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जनरली ये आता है आपके, एम हेरोन के अनुसार अरावली की चट्टानों को मुख्यतः कौन से महासमूह में शामिल किया है? तो सुपर ग्रुप में तो दहली महासमूह में बोला गया इनको, और क्वेश्चन में ये होना चाहिए सुपर ग्रुप या महासमूह, तब आंसर सिर्फ दहली रहेगा। ऑप्शन और भी आएंगे, दहली आएगा, अजबगढ़ आएगा, अलवर रहेगा, राइलो ग्रुप रहेगा। तो बाकी तो ग्रुप हैं सिर्फ, सुपर ग्रुप कौन है, दहली महासमूह। फिर एक क्वेश्चन होगा कि दहली महासमूह में किस, दहली सुपर ग्रुप में किस ग्रुप को शामिल नहीं किया गया? तो तीन ही ग्रुप शामिल है, वो याद होने चाहिए अपने को, अजबगढ़, अलवर, राइलो। उसमें वो एक ऑप्शन जोड़ेंगे धारवाड़, या हो सकता है विंध्यन ग्रुप्स। तो विंध्यन ग्रुप्स के चट्टाने ही अलग हैं। विंध्यन ग्रुप्स की जो चट्टाने हैं वो मुख्यतः चूना पत्थर से, यानी चूने की चट्टाने, और उसके अंदर आपको सैंडस्टोन यानी सेडिमेंट्री रॉक्स अधिक मिलेंगे। तो ये हो सकता है कि आपके रॉक्स वाला टॉपिक जिसकी मैंने बात की है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा है मैडम ने। तो पृथ्वी के ऊपर जो रॉक्स स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः तीन प्रकार का है, जिसमें प्राइमरी जो रॉक्स बनती हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर जो प्रारंभिक तौर पे कहा था ना पृथ्वी आग का गोला थी, जगह जगह वोल्केनिक ब्लास्ट चल रहे थे, ज्वालामुखी उद्गार। तो ज्वालामुखी उद्गारों के कारण शुरुआत में जो बनने वाली जो चट्टाने थी, ये जितने भी पर्वत पठार वगैरह ये बन रहे थे मुख्यतः कौन सी चट्टानों से बन रहे थे? ये बन रहे थे इग्निस रॉक से, आग्नेय चट्टानों से। क्योंकि ज्वालामुखी जो लावा होता है वो लगभग 800 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, इतना टेम्परेचर होता है। तो इसका मीनिंग उबलती हुई आग के रूप में होता है। इस कारण उनसे, उस ज्वालामुखी के उस लावे से बनी हुई, उस आग की तरह लावे से बनी हुई चट्टानों को आग्नेय या इग्निस इग्निस रॉक्स कहा जाता है। समय के साथ साथ इनके ऊपर मुख्यतः अपर्दन और अपक्षय, मुख्यतः इरोजन और वेदरिंग का इफेक्ट आता है। वेदरिंग का मीनिंग होता है किन्हीं भी कारणों से चट्टानों का अपने स्थान पे ही टूटना, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का अगर क्लाइमेटिक फैक्टर काम कर रहा है जो इन चट्टानों को उठा के दूसरी जगह ले गया, तो इसका मीनिंग वो फिर इरोजन फैक्टर है।
तो जब तक चट्टान के टूटने के बाद में उसमें स्थानांतरण नहीं है, गति नहीं है, तब तक वो इरोजन नहीं होता। सिर्फ वो वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है। चट्टान का टूटना या खंडित होना वेदरिंग या अपक्षय है, जबकि टूट के उसका स्थानांतरित या शिफ्ट होना अपने आप में क्या है, इरोजन। अब इरोजन को प्रभावित करने वाले या इरोजन को करने वाले कई फैक्टर हो सकते हैं। या तो हो सकता है ग्लेशियर उसको ले जाए, या हो सकता है बहता हुआ पानी या जल उसको लेके चला जाए, या हो सकता है विंड्स के द्वारा उसको ले जाया जाए, या हो सकता है समुद्र तट के नजदीक है तो समुद्री जल धाराओं के द्वारा, या चूना पत्थर क्षेत्रों में है, कार्स्ट प्रदेशों में है, तो हो सकता है भूमिगत जल के द्वारा। ये सारे नाम तुम्हारे लिए लिया है मैंने, तो इनको सारे समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, थैंक यू। तो इसका मीनिंग है कि इन आग्नेय चट्टानों के ऊपर जब इरोजन फैक्टर प्रभावित होंगे, अपर्दन कारक, तो ये इनको तोड़ के धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देंगे, अवसादों में। तो अवसादें धीरे धीरे बनती हैं परतें इस तरीके से, और धीरे धीरे बनने के कारण ये लेयर टू लेयर बनती है। जैसे एक परत बन गई, फिर उसके ऊपर जीव आ गए, वनस्पति आ गई, फिर अपर्दन होके फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर उसमें जीव और वनस्पति आ गई। तो जो नीचे वनस्पति जमा होती जा रही है, तो ये जीव अपने आप में क्या है, धीरे धीरे इनसे जीवाश्म बनेंगे, फॉसिल्स। तो इन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि मूल चट्टानों में फॉसिल्स या जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें परतें नहीं पाई जाती, ब्लास्टों के अलावा एक साथ बनता है, जबकि इसमें लेयरिंग होती है। इस कारण इनको परतदार चट्टाने भी कहा जाता है। ये चट्टानें टफ होती हैं, कठोर होती हैं, उसके तुलना में ये चट्टानें सॉफ्ट होती हैं। अब इसमें कंटिन्यूस ये लेयर जमती चली जाएंगी, तो ऊपर वाली चट्टानों का प्रेशर नीचे वाली चट्टानों पे पड़ेगा। इसको कहते हैं लिथिफिकेशन, शिली भवन। तो शिली भवन की प्रक्रिया से ये चट्टानें थोड़ी बहुत कठोर हो जाती है, जिसको कहेंगे औषधि चट्टान। ये जम जाती है, तो जम जाने से इसको हम कहेंगे लिथिफिकेशन को शिली भवन। सिल कहते हैं ना, कठोर भाग होता है, तो इसे शिली भवन या लिथिफिकेशन। तो रवेदार चट्टानें भी यही होती है। रवे इसमें भी मिलेंगे, सॉरी, रवेदार चट्टानें आग्नेय चट्टानें भी होती हैं। इसमें परत होती है रवे, इसके अंदर होते हैं जो ब्लास्ट होके बाहर की ओर आ जाती हैं, और अत्यधिक तरल चट्टानें होती हैं, उसमें रवे बहुत बारीक होते हैं। जबकि कुछ चट्टानें होती हैं जिसमें रवे अधिक होते हैं। तो रवे तो आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे, रवेदार इनको बोलते हैं, इग्निस रॉक्स के लिए यूज होता है। यस। कौन से रवे? कभी गुड़ वगैरह की चाशनी देखी है आपने? उसके अंदर इस तरीके से जो लार सी छूटती है ना, वो होती है। आजकल उधर कैसे बैठने लग गए? तो सामान्य समस्या है। तुम हमेशा, अच्छा, लेट आए हो, लेट आए हो तो वो पीछे बैठे रहते, बांसवाड़ा डूंगरपुर। तुम हमेशा कोशिश ये क्या करो, तुम्हारे राइट साइड में कोई नहीं बैठे। कौन से हाथ से लिखते हो? हाँ, तो तुम्हारी सामान्य समस्या यही है। तो इसका मीनिंग ये चट्टाने हैं सेकेंडरी रॉक्स। ये पहले बनी प्राइमरी रॉक्स, ये बाद में बनी सेकेंडरी रॉक्स। ये आग से बनी है, आग जैसे लावे से बनी है तो इग्निस रॉक्स। ये मुख्यतः इनके अवसादों से बनी है तो सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इन दोनों चट्टानों में मुख्यतः दो रीजन से, या तो ये किन्हीं प्लेट के बीच में आएंगे, प्लेट यानी बड़े स्थलखंडों के बीच में, तो प्रेशर या दबाव के द्वारा, या होगा इनके नजदीक से कोई वोल्केनिक ब्लास्ट होगा तो उसके टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। या तो इन चट्टानों में, दोनों चट्टानों पे, या तो प्रेशर या दबाव, या फिर टेम्परेचर या ताप, इनका इफेक्ट होने के बाद, दाब या ताप का इफेक्ट होने के बाद ये चट्टानें अपने मूल रूप को खो देंगी, आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। फिर यह किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको नाम दिया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मीनिंग होता है उसके चेंज इन फॉर्म, उसके फॉर्म में चेंज होना, उसके रूप में परिवर्तन आना। जैसे जनरली कोई खिलाड़ी बढ़िया तरीके से खेल रहा है, जैसे शुभमन गिल, और खेलते खेलते, और अचानक हर खिलाड़ी का अपना एक पीक टाइम आता है। कोई टाइम ऐसा विराट कोहली का भी था, कभी सचिन तेंदुलकर का भी था,
तो हर खिलाड़ी का अपना एक समय था। क्या चीज? आज आज भी है। भाई देखो, हर खिलाड़ी है तभी तो प्रेजेंस में नाम है, प्रेजेंट में नाम है। भाई मेसी वगैरह, और उनके बाद में इंडिया में थर्ड नंबर पे फॉलोअर विराट कोहली के क्यों है? तो कोई तो बात होगी ना। कभी ये टैग धोनी के लगता था, कभी धोनी के पहले ये टैग सचिन के लगता था। एक समय होता है, देखो एक पीक आता है इंसान का जो अभी है, क्या हमेशा वो व्यक्ति उसी पीक पे रहेगा? तो ये उस व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं इस पीक पे हमेशा नहीं रहने वाला, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे बाद में आने वाली पीढ़ी में कोई और होगा 2 4 5 साल बाद, और इस गलतफहमी को मैं पाल के बैठा रहूं तो बाद में मैं परेशान होऊंगा बहुत ज्यादा। तो हमेशा मेरे में यही रहेगा, भाई मेरे अलावा कुछ नहीं है। जब ये मत हो, कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अलावा बहुत सारी प्रतिभाएं बैठी हैं, मैंने उस मौके को भुना लिया इसलिए मैं हूं। क्या इंडियन क्रिकेट टीम में जितने खिलाड़ी उनसे बेस्ट कोई नहीं है? रिंकू सिंह भाई कईयों से तो बेटर है ना। तो मीनिंग यह है कि जो व्यक्ति एक फोरम में चल रहा होता है और अचानक कई बार उसकी फोरम चेंज हो जाती है, यानी जिस रूप में, जैसे अपन अभी अपने माइंड में क्या है कि शुभमन गिल, विराट कोहली या फिर जो भी बढ़िया खिलाड़ी खेल रहे हैं कि ये बढ़िया हिटर है, कि बढ़िया हिट करते हैं बॉल को, और अचानक इनकी फॉर्म में चेंज हो जाए तो फिर कहते हैं अरे यार ये आउट हो गया, टीवी बंद कर देते हैं। तो इसका मीनिंग उनकी फॉर्म क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जो चट्टानें अपनी फॉर्म में चेंज कर लेती हैं, अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं, उसको कहते हैं रूपांतरित। यानी काया में परिवर्तन होना है कायांतरित। तो तीसरी चट्टानें होती हैं कायांतरित। अब इनके एग्जाम्पल, जैसे इस साइड में चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर के ऊपर जब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कायांतरित के, जो इन दोनों चट्टानों से उस साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये होती हैं कायांतरित चट्टानें। ये तीन मुख्यतः चट्टानों के अंदर जो प्रॉपर टॉपिक करवाया जाता है उसमें सिर्फ ये तीन ही बताई जाती हैं। बाकी तो अपन ने अध्ययन के अकॉर्डिंग कई सारी बना ली। जैसे आग्नेय चट्टान है, कर्नाटक के जो धारवाड़ जिले में है वो आग्नेय चट्टान है, तो उनको धारवाड़ में, इस कारण उनको हमने धारवाड़ चट्टाने कह दिया। इन चट्टानों की विशेषता होती है आग्नेय की कि इनमें मेटल्स अधिक होते हैं, धात्विक अधिक होते हैं, धात्विक खनिज अधिक होते हैं। जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें होते हैं अधात्विक खनिज। ये वाली जो मेटामॉर्फिक होती हैं इसमें भी ज्यादातर अधात्विक ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत है कि केवल अधात्विक, क्योंकि ये चट्टानें किससे बनती हैं? आग्नेय से भी बन सकती हैं, तो इसका मीनिंग मेटल्स भी मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें नॉन मेटालिक, यानी इसमें यूं ही कह दें कि दोनों तरीके के खनिज होते हैं। जबकि आग्नेय में मुख्यतः धात्विक होते हैं, अवसादी में मुख्यतः नॉन मेटालिक अधात्विक होते हैं, और तीसरे वाली जो इन दोनों से ही बनती है तो उसका मीनिंग उसमें मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटालिक मिनरल्स भी होंगे। अब राजस्थान के अंदर अरावली और राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियां बची हैं सिर्फ। तो एग्जामिनर जब कई बार क्या करते हैं, चोटियों से क्वेश्चन नहीं देता, इस तरीके के असेंडिंग या डिसेंडिंग वाले, वो लोकेशन वाले क्वेश्चन निकालता है। जैसे इस फॉर्मेट के क्वेश्चन तो जनरली पहले पूछे जाते थे। आर एस प्रीलिम्स 13, आर एस प्रीलिम्स 16, शायद 18 में भी ये फॉलो किया गया है। नहीं, 18 में स्थिति वाला पूछा गया है, जिसमें पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने जिले दिए गए हैं। इसका मीनिंग ये जो पहाड़ियां हैं इनकी हाइट का इंपॉर्टेंस नहीं है, इनके लोकेशन का इंपॉर्टेंस है। तो इसमें कुछ पहाड़ियां राजस्थान की जिनके अपने को लोकेशन याद करनी पड़ेगी। हाइट वाली जो याद करनी थी वो हाइट वाली तो 16 मैंने आपको लिखवा दी है कि उन 15 16 ऊंची चोटियों को रट लेना, क्योंकि उन वो जो ट्रिक्स है वो काम आएगी आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन में, बढ़ती हुई चोटियों के रूप में या घटती हुई चोटियों के ऑर्डर बताने के काम आएगी। जबकि स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ पहाड़ियां अपनी बच गई हैं, तो ये हम अरावली के लास्ट पोर्शन में कवर करेंगे। तो हेडिंग डालिए अरावली या राजस्थान की अन्य पहाड़ियां। तो अब इसमें कुछ पहाड़ियां अरावली की भी होंगी और कुछ अरावली के बाहर की होंगी, जिसको राजस्थान के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं। अरावली एवं राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां। तो ये अरावली वाले पार्ट में लास्ट पॉइंट है। फेमस हिल्स ऑफ अरावली एंड राजस्थान, या मैन हिल्स लिख दो, एक ही बात है, मैन हिल्स ऑफ राजस्थान
एंड अरावली या अरावली एंड राजस्थान। तो इसका मीनिंग है कि इसमें सिर्फ पहाड़ियां अरावली अरावली की नहीं आएंगी, अरावली के बाहर अगर राजस्थान में कोई और भी प्रमुख पहाड़ी है तो वो भी शामिल कर लेंगे अपन, लेकिन रहेंगे राजस्थान की सिर्फ। यस, बिल्कुल होता है। जहां टॉपिक ये दिए हुए होंगे, आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, जब माही पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि राजस्थान के ऐसे कई फिजिकल डिवीजन हैं जिनका इफेक्ट इस साइड में है गुजरात। इस साइड में जिला आता है दाहोद। माही नदी एंट्री करके, जहां से माही एंट्री करेगी गुजरात में, वहां उन्होंने बना दिया मही सागर। नाम तो देखने पे अपने को यूं लगेगा जैसे माही के नाम से माही सागर, तो माही सागर नहीं, मही सागर। इस साइड में अपने अरावली है, तो अरावली जहां से एंट्री करेगी वहां जिला कौन सा है उनका, अरावली। अरावली से जहां से साबरमती एंट्री करेगी वहां है साबरकांठा। अरावली के इधर जहां से पश्चिमी बनास एंट्री करेगी गुजरात में वहां है बनासकांठा। और जहां बाकी ये लवणीय मिट्टी का मरुस्थल फैला हुआ है ये है कच्छ। जहां कच्छ का रण है वो उनका कच्छ डिस्ट्रिक्ट। जहां अपने पश्चिमी बनास नदी एंट्री करेगी वो बनासकांठा। जहां अरावली एंट्री करेगी वो उनकी अरावली डिस्ट्रिक्ट। जहां अपनी साबरमती अपने से निकल के, मेन तो गुजरात की है वैसे साबरमती, तो साबरमती एंट्री करेगी वो साबरकांठा। पश्चिमी बनास एंट्री कर रही थी वो बनासकांठा। जहां से माही एंट्री करेगी वो मही सागर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट तो उनके, जो हमारी नदियां इधर से निकल के उधर जाएंगे उन नदियों के अकॉर्डिंग ही है। एक भौतिक प्रदेश अपने उधर जाएगा अरावली, तो अरावली डिस्ट्रिक्ट भी है। बाकी 2 साइड में रह गए दाहोद और ये कच्छ। तो अपने भी 6 जिले हैं, उनके भी 6 जिले। ये जब इंडिविजुअली कोई टॉपिक आपके सब्जेक्ट में राजस्थान की स्थिति विस्तार ये लिखे हुए होते हैं, जबकि आपके ना तो आरएस में लिखा हुआ ना पीएसआई में, आपके पहला टॉपिक ही भौतिक प्रदेश लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ बेसिक्स करवाए हैं। ये वाली सारी चीजें जो कांस्टेबल वॉन्स्टेबल टाइप एग्जाम होते हैं उन सब में करवाए जाते हैं, क्योंकि बाकी सामने वाले जो जिले इनको नहीं पढ़ाया जाता जब तक दिया हुआ नहीं होता टॉपिक तब तक। ये अभी कुछ समय किसी एग्जाम में आया था, वो पूछ रहे हो आप। हाँ। तो अब इसमें ये पहाड़ियां पढ़ने से पहले कुछ एक ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स का मीनिंग ये है कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको अपने को पहले पढ़ लेना है कि ऐसे शब्द यूज होंगे तो उसका मीनिंग ये पहाड़ियां उस एरिया में होंगी। जैसे जैसे एक शब्द आता है भाकर, तो भाकर मुख्यतः राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के लिए शब्द यूज कहाँ होता है, सिरोही। जबकि भाकर शब्द है, इससे पहले कोई पहाड़ी का नाम हो, नेम ऑफ हिल्स पहले हो, पहाड़ी का कोई भी नाम लगा हुआ हो, वो पहाड़ी का नाम हो या वो कोई किसी स्थान का नाम हो, लेकिन अपने लिए तो पहाड़ियों के नाम ही होंगे यहाँ। नेम ऑफ हिल्स हो और नाम उसके आगे भाकर अटैच हो, तो इसका मीनिंग वो लोकेशन रहेगी जालोर। जैसे जालोर में कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे रोजा गांव है तो वहाँ की पहाड़ियाँ फेमस हैं, तो हम कहते हैं रोजा भाकर। रोजा भाकर कहाँ, जालोर। इसराना है तो इसराना में भी पहाड़ियाँ हैं तो उसको कहते हैं इसराना भाकर, तो इसका मीनिंग पहाड़ी का नाम प्लस भाकर होगा तो जालोर। ऐसे ही नेम ऑफ हिल्स यानी पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी, तो मगरा मगरी ये मुख्यतः मेवाड़ की तरफ यूज होते हैं। तो मेवाड़ में सामान्यतः ज्यादातर यूज होते हैं उदयपुर। हो सकता है उदयपुर नहीं हो तो राजसमंद, राजसमंद भी उदयपुर से अलग हुआ है। जैसे उदयपुर राजसमंद में एक तहसील आती है जिसका नाम है रेल मगरा। तो ये रेल मगरा कहाँ स्थित है, ये रेल मगरा है राजसमंद। एक अपवाद और भी आता है सिरोही के पूर्व में, जो कि उदयपुर के टच में ही है हिस्सा। तो सिरोही के पूर्व में आता है बेल का मगरा, तो है सिरोही में लेकिन वो अपवाद है बेल का मगरा। तो इसका मीनिंग नहीं है कि ट्रिक्स हमारी 100% हर जगह सही सटीक बैठेंगे, कुछ अपवाद है, उन अपवादों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो उदयपुर में ज्यादातर मगरा मगरी उदयपुर में ही है, लेकिन 2 मगरा और मगरी ऐसे हैं जो उदयपुर के बाहर, एक तो रेल और एक बेल। तो ना तो रेल उदयपुर में, वैसे तो रेल है उदयपुर में, लेकिन पहाड़ी का नाम है रेल का मगरा और बेल का मगरा।
तो बेल तो बैठा है सिरोही में और रेल है राजसमंद में। तो ये दो ऐसे अपवाद रहेंगे मगरा के अंदर। बाकी मगरा मगरी जनरली आंसर क्या रहेगा? मेवाड़। मेवाड़ में जनरली उदयपुर, जैसे मोती मगरी उदयपुर, हिरण मगरी उदयपुर, माछला मगरा उदयपुर। पिछोला के पास में जो रोपवे के लिए फेमस है माछला मगरा। बाकी रेल और बेल उदयपुर में नहीं है, रेल तो है राजसमंद में और बेल बैठा है सिरोही में। सेम ऐसे ही नेम ऑफ हिल्स, यानी पहाड़ी का नाम और उसके आगे डूंगर डूंगरी। तो ये सब सामान्यतः अपन डूंगर डूंगरी वाले जयपुर में अधिक यूज करते हैं, लेकिन अपन ये कहें कि सिर्फ जयपुर में यूज करते हैं तो भी गलत है। अपन ने एक लूनी बेसिन के पूर्व में एक शब्द लिखवाया होगा शायद आपको, काला भूरा डूंगर शब्द लिखा था क्या आपने? यहाँ लिख लेंगे, एक पहाड़ी आएगी जो लूनी बेसिन के पूर्व में आती है रावली में ही है, लेकिन वो एक काला बुरा डूंगर है, वो जयपुर में नहीं है, वो पाली में है। तो इसका मीनिंग इसके भी अपवाद है, लेकिन डूंगर डूंगरी के नाम से ज्यादातर उत्तर क्या रहेंगे? जयपुर। जैसे जयपुर सिटी में ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए फेमस। उससे बाद में आप जगतपुरा की ओर जाओगे तो लेपर्ड प्रोजेक्ट है, झालाना आमागढ़। झालाना आमागढ़ जो झालाना की पहाड़ियों के पीछे माइनिंग एरिया हुआ करता था कभी, अब माइनिंग इस क्षेत्र में बंद कर दी है, क्योंकि अरावली अब इतनी बची है दीवार की तरह। नजदीक जाके देखोगे तब स्थिति का पता चलेगा, पहाड़ों को नीचे तक अंदर तक खोद रखा है। खेतड़ी के अंदर भी जाके कोपर सिंगाड़ा खेतड़ी उन लोगों से पूछोगे कि माइनिंग किस तरीके से की गई है, तो माइनिंग इतनी भयंकर तरीके से उस क्षेत्र में कि बाई चांस हल्का सा भूकंप भी आ गया तो पूरा खेतड़ी माइंस में मिलेगा, पूरा कॉपर खेतड़ी। इसका मीनिंग माइंस को काफी डीप और गहराई तक अंदर तक काट रखा है, लेकिन उसमें ज्यादातर वो है साइंटिफिक तरीके से है कि जो चट्टान या पत्थर कब तक नहीं धसे, लेकिन भयंकर भूकंप आ जाएगा तो क्या भूकंप का अंदाजा इंसान लगा के बैठता है? नहीं लगा के बैठ सकता। लगा के बैठते तो तुर्की सीरिया वाले जो पहले आया था बच जाते, वो आया था ना अभी कुछ समय पहले। तो ये अपने कुछ एक पहाड़ियों को, यानी लगभग 15-20 पहाड़ियों को कवर करने का तरीका है। तो जयपुर में जैसे झालाना डूंगरी जयपुर, मोती डूंगरी जयपुर, बैराठ जयपुर की ओर जाएंगे बैराठ में तो वहां पे भी कई ऐसे एग्जाम्पल है। महादेव डूंगरी जयपुर, महादेव के बेटे गणेश के नाम से गणेश डूंगरी जयपुर। पांडवों में भीम के नाम से भीम डूंगरी जयपुर। एक बीजक डूंगरी जयपुर। ये जो लास्ट में जो भी पहाड़ियां मैंने नाम लिए हैं, महादेव, गणेश, भीम और बीजक, ये हमारी बैराठ सिविलाइजेशन के लिए फेमस है। बैराठ सभ्यताओं का जो अध्ययन हुआ है उन पहाड़ियों को हमने विशेष नाम दिए हैं, जो महादेव के नाम से, गणेश के नाम से, भीम और बीजक के नाम से। तो ये सभी डूंगरी कहाँ से रिलेवेंट है? जयपुर बैराठ से रिलेवेंट है। बैराठ जयपुर का ही पार्ट है, विराटनगर लिखवाया था ना मत्स्य में, तो पहले ये लिख दो 3-4 नोट या विशेष में। तो एक तो है भाकर, भाकर यानी सिरोही के लिए। एक पहाड़ी का नाम नेम ऑफ हिल्स प्लस भाकर जालोर। अगेन नेम ऑफ हिल्स प्लस मगरा मगरी उदयपुर, उदयपुर या मेवाड़। मगरा मगरी में 2 लिख देना, उदयपुर या राजसमंद। ऐसे ही फिर वापस नेम ऑफ हिल्स पहाड़ी का नाम और डूंगर डूंगरी हो तो जनरली आंसर जयपुर। तो इसका मीनिंग कई पहाड़ियां अपने को रटनी नहीं पड़ेंगे जो इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगी। जैसे भाकर है तो सिरोही, अरावली की पहाड़ियों को सिरोही में भाकर कहा जाता है। रोजा भाकर है तो रोजा नाम आ गया, नाम के आगे भाकर लगा हुआ है तो जालोर। इसराना भाकर जालोर, झारोला भाकर जालोर। मगरा मगरी में 1-2 अपवाद रहेंगे, बाकी मगरा मगरी कहाँ रहेंगे? उदयपुर, रेल और बेल को छोड़कर। रेल राजसमंद में और बेल बेल सिरोही में। क्वेश्चन भूआकृतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ये बताया तो था मैंने आपको।
जब तक किसी व्यक्ति का नाम इंडिकेट नहीं किया जाए तब तक सही नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? अरे आएगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू बताओ। 12 तो कोचिंग वालों ने निकल रखा अपने अकॉर्डिंग। हाँ, भाई हरिमोहन सक्सेना सर उनके अकॉर्डिंग सब डिविजनल पार्ट हैं 14। एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। राम सिंह लोचन, बिल्कुल, RL सिंह द्वारा। तो उनके अकॉर्डिंग 12 भाग है। तो जब राम जो लोच RL सिंह का नाम ही नहीं दिया हुआ, तो इसका मीनिंग हम 12 कैसे लिख सकते हैं? अपने को क्या पता किसके अकॉर्डिंग है? अपने को तो दिया ही नहीं है ना, किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग बताएं हम। तो इसका मीनिंग अपन जो पढ़ रहे हैं जनरली उसके अकॉर्डिंग तो 10 बनेंगे लास्ट में। डेजर्ट को हमने 2 पार्ट्स में, अरावली को हमने, मैदान को हम 3 में बांटेंगे, हाड़ौती को हम 2 में बांटेंगे। तो 4 में से 2 तो बटे 2 में, और 2 बटे 3 में। कितने हो गए? 2 बटे हैं 3 में 6, 2 बटे हैं 2 में 4। तो 6 और 4 10। तो अपने वाले हिसाब से तो 10 बैठेंगे। हाँ, तो डिलीट होगा क्वेश्चन। तो अपने को नहीं पता किसके अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करेंगे। ये जो हिल्स, पहाड़ी, कुछ में पहाड़ी नहीं शब्द यूज होगा, माउंटेन या पर्वत। माउंटेन या पर्वत जनरली उनके साथ ज्यादा यूज करते हैं अपन जो थोड़े से फैले हुए हों। जैसे कि करौली के आसपास एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। क्या नाम है? त्रिकुट पर्वत। कैला देवी मंदिर जहाँ है ना, तो वहां कैला देवी माता वाला सिर्फ एक पहाड़ी है या और भी है? और भी है, तो वो पहाड़ी नहीं पर्वत होगा। अब जैसे नारगढ़ की पहाड़ी, तो नारगढ़ की पहाड़ी सिर्फ इधर वाली जो दिख रही है अपने को यही है नारगढ़ पहाड़ी। उधर चले जाओगे तो जयगढ़ पहाड़ी, तो इसका मीनिंग वो सिर्फ एक यूनिट है। अब अजमेर के अंदर आप चले जाओगे तो अजमेर के अंदर, अजमेर के पश्चिम में ये जो हिल्स है ये है नाग हिल्स। इसका मीनिंग सिर्फ ये पोर्शन नाग हिल्स। यहाँ जाओगे तो ये तारागढ़ हिल्स, तारागढ़ की पहाड़ी। लेकिन फैला हुआ रूप होता है वो होता है माउंटेन या पर्वत। तो जहाँ थोड़ा सा एक्सटेंट ऑफ फैला हुआ हिस्सा होता है वो पर्वत, और पर्वत में कोई एक पोर्शन इंडिकेट किया जाता है तो वो हिल्स या पहाड़ी होता है। जैसे लोनी का उद्गम एक पॉइंट से होता है, नाग पहाड़ी से। तो वहां हालांकि कई जगह ऐसे कोई नॉर्म्स वगैरह सारे फेल हो जाते हैं कई बार। तो जैसे जालोर के अंदर एक पहाड़ी आती है जसवंतपुरा। जसवंतपुरा जगह है तो जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी के ऊपर वाली चोटी को लिख दिया डोरा पर्वत। अब लगा लो नियम। तो इसका मैंने यहाँ काम ही नहीं कर रहा नियम। पर्वत या माउंटेन्स क्या होते हैं? थोड़े फैले हुए होते हैं। यहाँ सिर्फ ऊपर वाली चोटी का नाम ही क्या दे दिया? डोरा पर्वत। तो वो नाम दे दिया तो डोरा पर्वत है फिर वो। अब वो फैला हुआ हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। जसवंतपुरा चोटी, जसवंतपुरा की पहाड़ियों का सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम डोरा पर्वत। जालोर की सबसे ऊंची चोटी है डोरा। तो इसलिए इसमें हो सकता है कि कुछ एक जो पहाड़ी है, जो हिल्स है या पर्वत है, उस पर्वत के कुछ पॉइंट्स के आगे हिल्स वर्ड यूज होगा, कुछ के आगे माउंटेन। और फिर इस साइड में अपने को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्थिति लिखनी है। लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट, ये वाला पोर्शन छोटा रखना, सिर्फ जिले का नाम ही लिखना है। अब इसमें स्टार्टिंग में अपन 2-3 पहाड़ियों को कवर करेंगे कंटिन्यूस, ऐसे लगभग 30-40 पहाड़ियां अपन कवर करेंगे इसमें। तो इसमें स्टार्टिंग में जो 3 है वो देखिएगा। तो एक साइड में तो लिख दो हिल्स और माउंटेन, और सामने लिख दीजिएगा लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट। हिल्स और माउंटेन, पहाड़ी या पर्वत, और सामने रहेगा डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकेशन, जिला या स्थिति। तो स्टार्टिंग में जो 3 पहाड़ी अपन कवर कर रहे हैं वो पहाड़ी आपके राजस्थान के पूर्व से और पश्चिम वाले सीक्वेंस में अपने को देखनी है।
यानी ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर इस साइड में एक पहाड़ी इंडिकेट की अपने करौली में, इस साइड में इंडिकेट किए अपने जैसलमेर में, एक इन दोनों के बीच में अपन ने यहाँ इंडिकेट किया जोधपुर में, जिसमें पश्चिम और पूर्व वाली का दोनों का नाम सेम है। ये भी त्रिकुट है, करौली वाली भी त्रिकुट। जैसलमेर वाली जो है ये सिर्फ एक सिंगल पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर अपने को सोनार फोर्ट दिखाई देता है, सोनार का किला। ये त्रिकुट हिल्स है, ये त्रिकुट पहाड़ी है। तो राजस्थान में त्रिकुट हिल्स कहाँ है? जैसलमेर। और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में ही है। पहाड़ी और हिल्स एक ही होता है। तो राजस्थान में त्रिकुट हिल्स, त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट हिल्स, तो और लगाने से चेंज नहीं होगा। तो इसका मीनिंग, ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि त्रिकुट दो है, एक जैसलमेर और एक करौली। हमें नहीं पता करौली वाला क्या है, लेकिन त्रिकुट पहाड़ी या हिल्स जैसलमेर, त्रिकुट हिल्स जैसलमेर, त्रिकुट हिल्स, इसको रट लो। एग्जाम में आया त्रिकुट पर्वत कहां पर है, तो आंसर था करौली, क्योंकि हमने जो रट रखा था वो क्या था, पहाड़ी या हिल्स, जबकि पूछा गया पर्वत। तो इसका मीनिंग दोनों को रटोगे तो कुछ दिन बाद पहाड़ी इधर आ जाएगी, पर्वत उधर चला जाएगा। तो इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट याद रखो कि त्रिकुट दो है, एक जैसलमेर त्रिकुट और एक करौली त्रिकुट। तो कि राजस्थान में त्रिकुट कहाँ स्थित है, तो करौली आ जाए तो करौली भी ठीक है, जैसलमेर आ जाए तो जैसलमेर भी ठीक। लेकिन त्रिकुट क्या, कि अगर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, त्रिकुट पर्वत, अब आंसर आएगा करौली। मीनिंग समझ में आ गया? दोनों त्रिकुट के बीच में बैठी है चिड़िया। जोधपुर वाला जो मेहरानगढ़ है, ये कौन सी पहाड़ियों पर है? ये चिड़िया टूक पे है। तो चिड़िया टूक जोधपुर के अंदर। तो ये जोधपुर में, ये जैसलमेर में और ये करौली में। डायग्राम बनाओगे या लिखोगे? डायग्राम बना लो फिर। इन तीनों पहाड़ियों में से दो तो हैं फोर्ट के लिए फेमस और एक है धार्मिक स्थान के लिए फेमस। ये त्रिकुट पर्वत, ये त्रिकुट माउंटेन है, और ये स्टार्टिंग वाली त्रिकुट हिल्स, त्रिकुट पहाड़ी। तो राजस्थान में त्रिकुट कहाँ है? पूर्व और पश्चिम। पूर्व में कहाँ पर है? करौली। धौलपुर में मत कर देना। करौली और त्रिकुट पश्चिम में जैसलमेर। और त्रिकुट हिल्स या पहाड़ी जैसलमेर जो हमने रट रखा है वो जैसलमेर वाला है। इसका मीनिंग जो बच गया त्रिकुट पर्वत वो कहाँ पे? करौली। और दोनों के बीच में चिड़िया कहाँ बैठी है? जोधपुर। तो चिड़िया टूक जोधपुर। हाँ जी, कंप्लीट हो गया डायग्राम। तो इसका मीनिंग यहाँ जो लिखे अपन ने, फर्स्ट त्रिकुट पहाड़ी, पहाड़ी का संबंध किससे है? सोनार फोर्ट। तो सोनार फोर्ट या दुर्ग ये कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर। फिर अगेन इसी नाम से वापस रिपीट कर रहे हैं अपन त्रिकुट, लेकिन इस बार पहाड़ी नहीं होगा, क्या होगा? पर्वत। इस शब्द में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे है कैला देवी मंदिर, कैला देवी टेम्पल या मंदिर, इसका संबंध किस जिले से होगा? तो ये कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा आपने। आर्ट एंड कल्चर नहीं हुआ भाई? पहले तो पढ़ ही रखा होगा, थोड़ा बहुत है, क्लास में नहीं हुआ होगा। कल्चर हो गया क्या?
तो त्रिकुट और त्रिकुट के बीच में कौन है? चिड़िया। तो नेक्स्ट लिख दो चिड़िया टूक। तो चिड़िया टूक हिल्स, तो चिड़िया टूक पहाड़ी है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ या जिसको कहते हैं मयूरध्वजगढ़, कहाँ से संबंधित है? जोधपुर। तो इसका मीनिंग ये उस एक लाइन वाली पहाड़ियां जो लाइन हमने ईस्ट टू वेस्ट की ओर खींची है, जिसमें एक पॉइंट अपन ने पश्चिम में, एक पूर्व में और एक दोनों के बीच में। बीच में यानी सेंटर का मीनिंग नहीं है, बीच में यानी उस लाइन के ऊपर कहीं बीच में। तो त्रिकुट, जैसलमेर और करौली। त्रिकुट पर्वत ये हमने रट नहीं रखा, त्रिकुट पहाड़ी रट रखी है जैसलमेर। त्रिकुट पर्वत करौली, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर और चिड़िया टूक जोधपुर। तो आर्ट एंड कल्चर में भी आ गए आपके ये ये दुर्ग फोर्ट आए होंगे। फोर्ट नहीं हुए क्या? सिलेबस में है क्या? तो पढ़ाएंगे फिर। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट में इस लाइन को इधर से स्टार्ट किया था, इधर से यहाँ पहुंच गए अपन जैसलमेर। अब जैसलमेर से नीचे की ओर उतरेंगे इधर बाड़मेर की ओर। बॉर्डर में नीचे की ओर क्या है? बाड़मेर। अब जैसे ही बाड़मेर आएंगे तो बाड़मेर में एक क्षेत्र है सिवाना, नाम सुना आपने? सिवाना के आसपास में पहाड़ियों का ग्रुप है और इस ग्रुप में टोटल 56 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां हैं? तो इनको नाम दिया गया है 56 हिल्स, 56 पहाड़ी। 56 पहाड़ियां जो कि एक शेप बनाती हैं गोलाकार। कैसी आकृति बनाती हैं? गोलाकार। सर्कुलर हिल्स या राउंड शेप हिल्स। तो राजस्थान में राउंड शेप हिल्स या गोलाकार पहाड़ियां कहां पर हैं? बाड़मेर। सिवाना की पहाड़ी, बाड़मेर। सिवाना की पहाड़ियों में ग्रुप में कितनी पहाड़ियां? इन तीनों का आंसर एक है, गोलाकार पहाड़ी बाड़मेर, 56 पहाड़ी बाड़मेर, सिवाना की पहाड़ी बाड़मेर। इन्हीं पहाड़ियों में से एक पहाड़ी नाकोड़ा की ओर इंडिकेट की जाती है। नाकोड़ा जो कि अपने जैन मंदिरों के लिए फेमस है। तो नाकोड़ा माउंटेन या पर्वत, ये भी आंसर क्या रहेगा? बाड़मेर। अब नाकोड़ा के अंदर कहा जाता है, इसके क्षेत्र के पास में एक क्षेत्र आता है मेवानगर। मेवानगर जगह का नाम है। और नाकोड़ा की पहाड़ियों के लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जैन जो तीर्थंकर थे या मुख्यतः जो ऋषि मुनि थे इनके, जैनियों के, तो उनके द्वारा जो तपस्या की गई उससे कहा जाता है कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जो मिस्री में बदल गई थी। लोक कहावतों में है नहीं वहां पर। तो मिस्री में, और मिस्री को, मीठे को हम क्या कहते हैं? मावा। तो राजस्थान का मेवानगर का जो दर्जा है वो किसको दिया गया? नाकोड़ा। नाकोड़ा है इसके आसपास के क्षेत्र को। तो राजस्थान में किस पहाड़ी क्षेत्र को या किस क्षेत्र को मेवानगर कहा जाता है? तो मेवानगर शब्द यूज होता है नाकोड़ा के लिए। तो लोक कहावतों में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान में जो वास्तविकता में या साइंटिफिक तौर पे हम ठीक नहीं मानते। जैसे नक्की झील, कि नक्की झील इज डग आउट फ्रॉम नेल्स, कि नक्की झील को हमने नाखूनों से खोद के बनाया। वहां कोई देवता तुल्य व्यक्ति था। कोई कहते हैं कि एक राक्षस रहता था जो जिसने वे नाखूनों से झील खुदती, तो 2 4 5 और प्रयास होते। तो इसका मीनिंग है वास्तु में वो क्रेटर झील है। अब इसी के पास में, अब इसको नाम नाकोड़ा को किसका दर्जा है? राजस्थान का मेवानगर। अब यहीं बाड़मेर में एक जगह है पिपलुद। तो पिपलुद एरिया इस साइड में जो जालोर की तरफ करते हुए एरिया उसकी तरफ है। यानी सिवाना तक आप जाओगे तब तक तो आपको यूं लगेगा कि बाड़मेर मरुस्थलीय जिला क्यों लिखा हुआ है, कि ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ तो इतनी हरियाली है जितने अपने जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, इस साइड में मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे सिवाना के आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे बॉर्डर की ओर, तो बाद में आप सोचोगे सही लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग पूरे बाड़मेर में एक जैसी स्थिति नहीं है। जो पिपलुद वाला एरिया जहाँ पहाड़ियां हैं और बारिश के टाइम में यहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, और ग्रीनरी लगभग यहाँ और माउंट आबू के ग्रीनरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो पिपलुद में भी जाके यूं ही लगेगा जो पहली बार गया हो कि शायद माउंट आबू आ गए, और गाड़ी का शीशा अगर खुला है और पिपलुद वाले को आवाज सुनाई दी तो वो कहेगा नहीं, राजस्थान के छोटे माउंट आबू आ गए, लघु माउंट आबू आ गए। माउंट आबू तो कहाँ है? सिरोही। तो राजस्थान का स्मॉल माउंट आबू किसको कहा गया है? बाड़मेर के पिपलुद को। और राजस्थान का मेवानगर किसको कहा गया है? नाकोड़ा को। तो पिपलुद की पहाड़ियां बाड़मेर, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर, 56 की पहाड़ियां। एक माही में 56 का मैदान आएगा, वो अलग है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर नहीं होगा उसमें। तो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, गोलाकार पहाड़ियां बाड़मेर। ये गोला किसके चारों ओर? सिवाना के। तो सिवाना की पहाड़ियां
बाड़मेर। तो ये सारे शब्द बाड़मेर के लिए यूज होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखो 56 की पहाड़ियां। 56 पहाड़ी, ब्रैकेट आगे लिख देना बाड़मेर, बाड़मेर के ब्रैकेट में लिख देना सिवाना। ये हिस्ट्री में जनरली एक स्टेटमेंट आता है, अपने किसी को जब जालोर के दुर्ग को जीतना होता है तो वो सिवाना के फोर्ट को पहले जीतना होता है, उसके की या कुंजी कहा जाता है इसको। अब ये जो 56 हिल्स जो आपने लिखा है, अब ये 56 हिल्स कुछ इस तरीके से है। 56 हिल्स को एक दूसरा नाम क्या क्या दिया जाता है, किस रूप में दिखाई दे रही है? गोलाकार। छप्पन पहाड़ी या गोलाकार हिल्स, राउंड शेप हिल्स। और इस राउंड शेप हिल्स में जो एक दो फेमस हैं जिनको इंडिकेट किया है, नाकोड़ा और एक पिपलूद। नाकोड़ा माउंटेन के रूप में फेमस है, पर्वत के रूप में, जबकि इसमें जो नाकोड़ा है, इसके लिए शब्द क्या यूज होता है? राजस्थान का मेवानगर। एक दूसरा शब्द इसमें ये पिपलूद वाला शब्द है। पिपलूद के लिए पिपलूद हिल्स या पिपलूद पहाड़ी, इसमें इस पिपलूद साइट को कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू, स्मॉल माउंट आबू ऑफ राजस्थान। इसमें लघु शब्द नहीं लगे कि राजस्थान का माउंट आबू, तो माउंट आबू तो सिरोही में है। और स्मॉल माउंट आबू का दर्जा किसको प्राप्त है? पिपलूद को। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, पिपलूद पहाड़ी बाड़मेर, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर, गोलाकार पहाड़ी बाड़मेर, गोले में कितनी? 56। 56 पहाड़ी बाड़मेर, और ये 56 सिवाना के पास के हैं, तो सिवाना हिल्स भी कहा जाता है। इसके बाद में अब इस बाड़मेर को क्रॉस करके जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? जालोर। जालोर वाले अधिकांश शब्द आपको पता है, क्योंकि उनमें पहाड़ियों के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? भाकर। तो इस पॉइंट नंबर 4 के बाद में नेक्स्ट लिखे पॉइंट नंबर 5, रोजा भाकर। ये देख लो। ड्रॉ मत से रिक्वेस्ट के साथ। कहां से हो? बाड़मेर। किसने? कोई बात नहीं। तो ये भी तो नजदीक के ही हैं। आप कहां से? करो, बिल्कुल अपोजिट हो फिर। है? हाँ है, बंद मत करो मेरी मर्जी से। 7:15 पे छोड़ूंगा आज।
नेक्स्ट है रोजा भाकर। तो रोजा भाकर में आंसर, ये वो ट्रिक्स काम करेगी, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर यानी जालोर। तो इसमें सिर्फ उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलते रहना, अकेली भाकर आ जाएगी तब सिरोही। इसराना भाकर। आगे शब्द यही है भाकर, इसराना भाकर जालोर। झारोला भाकर। इसमें भी आंसर यही रहेगा जालोर। अब कुछ एक पहाड़ियां हैं जैसे कि जिनमें ये भाकर शब्द नहीं लगेगा, जैसे फेमस हिल्स है एक जालोर की, सुंदा माता। तो ये तीनों तो ये वो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, हिल्स प्लस से भाकर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, सॉरी पॉइंट नंबर 8, सुंदा माता, जो जनरली सुंडा माता भी लिखा हुआ था ना, वो इंग्लिश वाला जो शब्द है उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जो भी हो जाएगा, धा हो जाएगा तो धा, डा हो जाएगा तो डा। सुंदा माता माउंटेन्स या पर्वत। सुंदा माता माउंटेन्स, जहां सुंदा माता टेम्पल भी है, जालोर। तो इन हिल्स का जो इंपॉर्टेंस है सुंदा माता का या सुंदा पर्वत का, तो उस पे एक तो ये टेम्पल ही बना हुआ है, इस कारण सुंदा माता हिल्स इसीलिए कहा जाता है इनको। तो एक इंपॉर्टेंस तो इस टेम्पल के कारण, और एक राजस्थान का फर्स्ट राजस्थान का प्रथम रज्जू मार्ग। क्योंकि इंग्लिश इतनी पढ़ दी है, कभी हिंदी में आ गया तब ढूंढते रह जाओगे फिर। राजस्थान का पहला रज्जू मार्ग, रज्जू यानी रस्सी, मार्ग यानी रास्ता, यानी पहाड़ियों के ऊपर जो रस्सी के माध्यम से ये ट्रॉली लगा के जो रास्ता तय किया जाता है, तो रस्सी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोप, और रास्ते को वे। तो इस रस्सी के माध्यम से जिसको पार किया गया है वो रोप वे। रोप रस्सी यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, रज्जू, और वे रास्ते को मार्ग। तो राजस्थान का पहला रज्जू मार्ग कौन सा है? वही अब थोड़ा सा बोलने में जोर आता है कि ये शायद वही है क्या। राजस्थान का पहला रोपवे, हाँ इसमें तुरंत निकलता है। तो इसका मीनिंग रोपवे या रज्जू मार्ग, जिसमें ये इसको आमतौर पे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उड़न खटोला भी बोलते हैं। ये बैठ के और पहाड़ियों में नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है, सही सलामत होता है तो वैसे पहुंचाता है, अदरवाइज वैसे पहुंचाता है, पहुंचाएगा ऊपर ये तय है। माय डियर, इट्स बेयर, नॉट BWR, बेयर कंजर्वेशन रिजर्व। यह राजस्थान में जालोर में बना हुआ है, जहां भालुओं को संरक्षण प्राप्त है। ब्रैकेट में नीचे भालू लिख देना। तो राजस्थान में भालू कंजर्वेशन रिजर्व उस जिले में बना हुआ है जिस जिले का प्रतीक चिन्ह भी भालू है। राजस्थान के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के अपने प्रतीक चिन्ह घोषित किए हुए हैं। किसी का वाइल्ड एनिमल है, किसी का बर्ड्स है, या तो वन्य जीव या फिर पक्षी। तो जालोर वालों का प्रतीक चिन्ह भालू। जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में फेमस है टाइगर, क्योंकि रणथंभौर इज नोन एज लैंड ऑफ टाइगर, बाघों की भूमि कहलाती है। जैसे अपने जयपुर वालों का चीतल, जो स्पॉटेड डियर होता है, चकते वाला हिरण, जो हल्का, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, बाड़मेर का मरु लोमड़ी लोंकी, जैसलमेर गोडा। मेरे सारे पता है, भगवान की सौगंध। तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आपको याद करने हैं, है ना।
मेरी परीक्षा ले रहे हो, इसका क्या है? देखो, अभी तक हमारा जो उद्देश्य था आज ये था इस लाइन को कंप्लीट करते हुए और यहां जालोर तक पहुंचना। अब इस जालोर के बाद में स्टार्ट होगा सिरोही से लेके इस साइड में झुंझुनू और अलवर तक। यानी अब लगभग अपने को पता है पहाड़ियां आएंगी सिरोही की, उदयपुर की, राजसमंद की, अजमेर की, जयपुर के, सीकर के, झुंझुनू के, अलवर के। अब लग अब लगभग अपने को आइडिया हो गया एरिया का कि अब एरिया अरावली वाला चलेगा। त्रिकुट पर्वत, करौली, चिड़िया टोक, त्रिकुट पहाड़ी, छप्पन पहाड़ी, गोलाकार पहाड़ी, सिवाना की पहाड़ी, पिपलूद पहाड़ी और नाकोड़ा पर्वत, रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोला भाकर और राजस्थान में सुंदा माता माउंटेन। और एक पहाड़ी जालोर में हो रहा है कि जसवंतपुरा, जो कल आओगे जालोर से फिर एंट्री करेंगे अपन सिरोही। जाओ जी लो अपने जन।